ओके, आवाज आ रहा है सबको क्लियरली? एवरीबॉडी यस और नो? स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लेट्स गो। एकत्वम का स्ट्रीम नहीं लगाया था आज? नहीं, शेड्यूल में नहीं दिखा मुझे, मैंने दूसरा शुरू कर दिया एनीवेज, पर लगाया था क्या? चलिए जाने दो, ठीक है। इसको शेयर कर देना जो मांगे एकत्वम का, ठीक है? मैं लगाया। ओके गाइस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऐसे नहीं, वो जोर से गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया। कल हमने 1-1.5 घंटे का लेक्चर लिया था जिसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, और दूसरी चीज हमने देखी थी कि किस टाइप के लॉज इंडिया में होते हैं, ठीक है? तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितने टाइप के लॉज होते हैं इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना? तो मुझे एक बार फटाफट बता दीजिए कि लॉ जो हम पास करते हैं उसका सबसे पहले तो पावर कहां से निकलता है? कैन यू टेल मी कहां से पावर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जोर से बोलो, कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 245। टोटल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 444। उसमें से आर्टिकल नंबर कौन सा? 245। वो क्या कहता है 245? पावर किसके पास है बोले एक बार जोर से? पार्लियामेंट। और दूसरी चीज वो क्या कहता है? स्टेट लॉ पास करने की पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लॉ है तो पार्लियामेंट, स्टेट लॉ है तो क्या बोले एक बार जोर से? स्टेट लेजिस्लेचर। याद है सबको? फिर इसके अंदर उन्होंने बताया था कि भैया टाइप्स ऑफ लॉज, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो वो कहां लिखी है? शेड्यूल 7। और वो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 246। ठीक है। कितने कैटेगरीज के लॉ है अपने पास बच्चों? 3 कैटेगरीज। पहला वाला सेंट्रल लॉ, दूसरा वाला स्टेट लॉ, और तीसरा वाला कॉन्करेंट। सेंट्रल लॉ के अंदर कितने सब्जेक्ट्स है? 97। स्टेट लॉ के अंदर 66 और कॉन्करेंट लॉ के अंदर 47। ठीक है। ओके, यहां तक हमारा कल हुआ था। ठीक है। अब कुछ 2-3 टिप मैं आपको देना चाहूंगा। आज कौन नए आए हैं जो कल नहीं थे? एक बार हाथ रेस कर लीजिएगा प्लीज। ओके, 3। ओके, चलो गुड। अब मैंने आपको जैसे सवाल पूछा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने आपको जैसे बच्चों सवाल पूछा, बहुत सारे बच्चे एक तो बोल ही नहीं रहे थे या फिर बुक में देख के बोल रहे थे। ठीक है। सी प्लीज डू अंडरस्टैंड, हम ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच में हैं। Every single lecture you do not revise takes a toll on you. 30 लेक्चर 100 मार्क, मतलब पर लेक्चर 3 मार्क्स। Every single lecture you do not revise 3 मार्क्स माइनस। Are you understanding? है ना? मैं बोलना नहीं चाहता ऐसे, पर ये रियलिटी है। सो इसके बाद प्लीज ट्राई दिस। इसके बाद जब आप घर जाओ, डेली जो पढ़ाए वो आपके टंग पे होना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय ही कम है। अगर मेरे पास उतना समय रहता तो मैं आपको रिवाइज करवा के भाई साहब याद करवा देते। ठीक है। फिर भी अपन अपने टेक्निक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, पर आप घर जा रहे हो और आप रिवाइज कर नहीं पा रहे हो और यहाँ वापस आ रहे हो, तो फास्ट ट्रैक बैच के स्पीड में, हालांकि स्पीड इतना नहीं रहेगा, नॉर्मल स्पीड रहेगा। वहां आप रेगुलर में बहुत स्लो पढ़ाते हैं, पर ये नॉर्मल स्पीड में आप पीछे ना छूट जाओ। पुढे पाठ मागे से पाठ, मराठी में एक म्हण है, आपको पता होगा। आप आगे पढ़ते जाओगे, पीछे आपका गायब होता जाएगा। तो कल से घर से रिवाइज करके आने का, यहां रिवीजन बुक बंद करके ही होगा। ठीक है। आपकी बुक बंद रहेगी और तभी आप आंसर दोगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मैं मानूंगा कि आपने पढ़ा है। ऊपर से होमवर्क वगैरह तो रहेगा ही रहेगा, पर आपका डेली का काम है कि घर जाके रिवाइज करना है। उसके सिवा फिर कोई फायदा नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। बहुत बढ़िया। सो कल हमने ये देख लिया था कैटेगरीज ऑफ लॉ इंडिया में कितने हैं, और एक सवाल मैंने पूछा था कि भाई साहब जो हमारा लॉ पास किया है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1949, भाई साहब वो पास कब हुआ और किसने किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950s में आया और जो हमें इंडिपेंडेंस था वो 1947 में लगा, तो लॉ किसने पास किया जीवन में? ये सवाल था। बोलो हाँ या ना? चल, आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने कैटेगरीज ऑफ लॉ फिनिश कर लिए। आज मैं आपको फ्रैंकली बता सकता हूं कि इंडिया में व्हाट इज अ प्रोसेस टू पास द लॉ, कि आप इंडिया में किस प्रकार से लॉ पास कर सकते हो। तो आ जाइए, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज प्रोसेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं प्रोसेस थोड़ी सी पैरेलली लेने वाला हूं। आपका सेंट्रल लॉ साथ साथ में स्टेट लॉ और कॉन्करेंट लॉ साथ में मैं आपको मेंशन कर दूंगा किस प्रकार होगा। तो ठीक है, तो बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोसेस के साथ। स्लाइड शो सबको दिख रहा है? बोलो हाँ या ना? चल आ जाइए, फटाफट फटाफट पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। लेट्स गो। ठीक है। सो हाउ लॉ इज मेड? हमारे पास 3 लॉज है, बट 3 लॉज होने के बावजूद भी प्रोसेस हमारे पास सिर्फ 2 ही है।
ठीक है, प्रोसेस सिर्फ दो ही है, 3 लॉज होने के बाद प्रोसेस दो ही है। और कल मैंने आपको इसके पीछे रीजन बोला, सेंट्रल लॉ पार्लियामेंट पास करता है, स्टेट लॉ कौन पास करता है बच्चों? स्टेट लेजिस्लेचर। कौन पास करता है सब जन बोलो? स्टेट लेजिस्लेचर। जिस वजह से प्रोसेस हमारे पास दो तो है, पर साथ में हम कॉन्करेंट लॉ पहले सेंटर पे पास करवाते हैं और बाद में स्टेट पे, क्योंकि उसके अंदर दोनों के रूल्स चलते हैं। बोलो हाँ या ना? इस वजह से 3 लॉज 2 प्रोसेस। एक बार सब जन बोलो, कितने लॉज है? 3, और प्रोसेस कितने हैं? 2। कंसेप्ट समझ में आया? नाउ ये 2 प्रोसेस में पहला है सेंट्रल प्रोसेस, दूसरा है स्टेट प्रोसेस, मतलब पूरे इंडिया का एक प्रोसेस, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, और फिर स्टेट का अलग अलग प्रोसेस। हर एक स्टेट का अपना अपना प्रोसेस हो सकता है। वैसे हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। समझ में आ रहा है? टोटल टू 36। ये सुनो, सो ये चीज को आपने याद रखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। कोई भी लॉ पास करने के पहले, कोई भी लॉ शुरू करने के पहले, द फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप विच कम्स इज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग। लॉ किसी ने तुम्हें ड्राफ्ट करना जरूरी है, लॉ किसी ने तुम्हें लिखना जरूरी है, क्योंकि लॉ अगर किसी ने लिखा ही नहीं तो आप पास क्या करोगे? लिखने वाला भी एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार इंडिया चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार चलता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इन एवरी लॉ, स्टेट रहे, सेंटर रहे, कॉन्करेंट रहे, एक सिंगल स्टेप आपको बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड, एक बार उसे ड्राफ्टिंग। जो हम ड्राफ्ट करते हैं उसे बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोले एक बार उसे बिल। सवाल यह है कौन कर सकता है ड्राफ्टिंग? क्या आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो लॉ का? हाँ या ना? नो सर, यस सर। आप कर सकते हो ड्राफ्टिंग? जोर से बोलो हाँ या ना। मैं कर सकता हूं ड्राफ्टिंग? यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट आप भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो, मैं भी ड्राफ्टिंग कर सकता हूं। ये बात अलग है, कोई अपनी सुनेगा नहीं। ठीक है, बट आपको कोई पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं है लॉ ड्राफ्ट करने के लिए। डू नो आरटीआई, जिसके अंदर आंसर शीट मंगवा सकते हैं इंस्टीट्यूट से 10 रुपए देके। बोलो हाँ या ना? आरटीआई पता है? राइट टू इंफॉर्मेशन है। आपको पता है किसने बनाया? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने ये लॉ बनाया। अरविंद केजरीवाल जी ने ये लॉ बनाया था व्हेन ही वाज नॉट इवन अ चीफ मिनिस्टर। और वो भी अन्ना हजारे का जो अनशन हुआ था, याद तुम्हारे बचपन में? बोलो हाँ ना। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो अनशन क्या होता है जीवन में? तो फिर घर वालों ने बोला इसने खाना ही नहीं खाया, तो तुम भी डिसाइड किया कि अच्छा तरीका है घर वालों को ब्लैकमेल करने का। बोलो हाँ है ना? तो अन्ना हजारे जी ने जो अनशन किया था उसके भी पहले अरविंद केजरीवाल जी ने आरटीआई बनाया। पर आरटीआई से कुछ काम हुआ नहीं, क्योंकि आरटीआई बनाया गया था भैया लोग घूस घूस खाते उसको रिवील करने के लिए, उससे कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने अन्ना हजारे को पकड़ा, बोले तुम अनशन करो, मैं लॉ बनाता। तो उन्होंने लोकपाल बिल बनवाया, ठीक है, करप्शन के खिलाफ। ठीक है, तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने तब किया है जब वो कुछ थे भी नहीं, जो वो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, उसको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं लगता है जीवन में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये तब भी तो आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूं, पर हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा, हमारे पास अन्ना हजारे जी नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दो में से एक चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? सो ड्राफ्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इंट्रोडक्शन। आपको इस लॉ को लेके जाना पड़ेगा उस हाउस में जहां पे ये पास करवाना है। ठीक है, तो हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट पता है सबको? पार्लियामेंट पता है नहीं पता है? पार्लियामेंट वहां पे झगड़े वगड़े करते हैं लोग, चेयर वेयर फेंक के मारते हैं, माइक वाइक फेंक के मारते हैं। बोलो हाँ या ना? पार्लियामेंट जहां पे ऐसे नोटों के बंडल निकाल के दिखाए जाते, देखो हमको घूस दिया। ठीक है, पार्लियामेंट जहां पे पप्पू जी सोते हैं। सो पार्लियामेंट जहां पे लोग मोबाइल के ऊपर कैसे कैसे वीडियो देखते हैं, हे राम। ठीक है, दिस इज पार्लियामेंट। यहां अपना लॉ पास होता है, जो वेबसाइट बैन करके रखी है वही वो खुद खोल के देख रहे हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन? क्लियर है सर? और उसके बाद में पार्लियामेंट, मतलब क्या ही बोलने अब जीवन में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी आर गवर्न बाय दीज पीपल। ठीक है, इसमें से कुछ अच्छे हैं ऑफ कोर्स, बस उसी के भरोसे पे देश चल रहा है। ठीक है, नहीं तो बाकी तो सब गधे घोड़े भरे हुए हैं। सो दिस इज द पार्लियामेंट अनफॉर्चुनेटली। और ये पार्लियामेंट पे आपका लॉ प्रेजेंट किया जाता है। अगर सेंट्रल है और स्टेट लॉ है तो इट इज प्रेजेंटेड एज स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? यहां पे इन लॉज का फर्स्ट रीडिंग होता है। क्या होता है बोले बात उसे? फर्स्ट रीडिंग। और इस फर्स्ट रीडिंग के जिसने लॉ बनाया वो आता है और पूरा लॉ पढ़ता है। उसमें से आधे लोग सोते हैं, बचे हुए वॉकआउट करके भाग जाते हैं, उसमें से बचे हुए वहां से इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का नाश्ता और खाना बहुत सस्ता मिलता है, वो भी 5 स्टार लेवल का। समझ में आ रहा है? आपको पता है पार्लियामेंट के रेट्स का है? 40 रुपए में खाना 5 स्टार लेवल का, 10 रुपए में नाश्ता 5 स्टार लेवल का। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? ये हमारा टैक्स पे किया हुआ मनी है। ठीक है, जिसका नाश्ता और खाना बांटा जा रहा है उधर, और वो भी पसंद नहीं आया तो भी वॉकआउट करते हैं नालायक लोग। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो दिस इज व्हाट इज अ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट पे यहां फर्स्ट रीडिंग होगा। जिनको समझेगा सुनेगा, जिनको नहीं समझ में आएगा सोएगा या वॉट एवर दे विश फॉर। ठीक है, फिर इन लोगों से ये
पार्लियामेंट्री लोगों से, नॉट सिर्फ इनसे, उस एरिया के पूरे लोगों से, नॉर्मल जनता से उस लॉ के ऊपर कमेंट्स लिए जाते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का भी सिलेबस चेंज हो रहा है। बोलो हाँ है ना? ये लॉ पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है, तुम भी इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हो कि नहीं मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, इसको मत रखो। ऐसा तुम कमेंट करोगे तो आठों के लिए करोगे, बात अलग है। समझ में आ रहा है सबको? हाल हो गया कि मेरे को ये एंट्री पसंद नहीं है, इस टेप को उड़ा ही दो, नेक्स्ट वाला बोले ऐसा ना, तो तुम भी कमेंट कर सकते हो, पर तुम तो कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और लोग तो पागल है ना, किधर क्या कमेंट करना समझ में नहीं आता। हाँ है ना, इधर मोटिवेशनल वीडियो चल रहा है संदीप माहेश्वरी का, उसके नीचे सोनम गुप्ता बेवफा है, बोलो हाँ है ना, या फिर विनोद, वो बीच में आया था ना ट्रेंड, यस और नो। सो भाई कमेंट्स, पब्लिक का इनपुट आता है, बट पब्लिक कुछ भी इनपुट दे सकता है, पब्लिक का भरोसा नहीं, पब्लिक पागल है। तो इनपुट्स को फिल्टर करना पड़ता है, और जो काम के कमेंट्स है उनके ऊपर सोचा जाना चाहिए। हो सकता है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आए। देखो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से किसी को दिक्कत नहीं रहती, दिक्कत होती है उसके बोलने के तरीके से कि आप किस प्रकार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हो, ठीक है। सो दिस इज सोफिस्टिकेटेड वे। आप कभी भी लाइफ में देखना, आपको अगर कभी भी दूसरे को कुछ बोलना है ना, सामने वाले ने गलत किया, तो कभी भी एकदम गुस्से में बोलो, बात अलग हो जाती है, और बिठा के समझा के चाय पिला के चाय पिला के उसको प्यार से बोलो, बात अलग होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वो उसको पॉजिटिव वे में लेगा, ठीक है। तो किसी को कुछ बोलते हो वो गलत नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट यू इट्स मी, ये बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बिठा के बोलना जरूरी है। समझ में आया सबको? आया ना? सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और उसके लिए हम बिठाते हैं कमिटीज। किसको बिठाते हैं बोले एक बार? कमिटी। कमिटीज आर द पीपल जो उस एरिया के धुरंधर होते हैं, मास्टर होते हैं। उन्होंने उस एरिया में कई सालों तक काम किया होता है, उनको पता होता है कि लॉ के ड्रॉबैक्स क्या है, लॉ की अच्छाइयां क्या है, ठीक है। और इन कमिटीज को प्रस्तावित करके हम सभी कमेंट्स को फिल्टर करते हैं, और जिन कमेंट्स के ऊपर सोचा जाना चाहिए उनके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन सोचते हैं, और लॉ के अंदर चेंजेस करते हैं। ओरिजिनल जो हमारा पहला ड्राफ्ट बना उसके अंदर चेंजेस कमिटी करवाती है। इन कमिटीज को कहा जाता है स्टैंडिंग कमिटीज। क्या कहा जाता है सब जन बोले एक बार? स्टैंडिंग कमेटी। अब इसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान प्रदर्शन करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है। जो सबसे पहला क्या हो गया, इसको मेरी स्कॉलर लैपटॉप भी बंद हो गया? नहीं, ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ, सो इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान प्रदर्शन होगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। जो सबसे पहला आपको दिख रहा है डायग्राम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बिल। दिस इज कॉल्ड एज बिल। अगर आप सेंट्रल लॉ पास कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल बिल। अगर आप स्टेट लॉ पास कर रहे हो दिस इज कॉल्ड एज स्टेट बिल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट? बिल और एक्ट के बीच में क्या फर्क है? एक्ट ये दोनों हाउसेस पे पास होने के बाद एक्ट बोला जाएगा। बिल जब दोनों हाउसेस पे पास हो जाएगा बिकम्स अ एक्ट, ठीक है। बिल is a passing process. Bill is a passing process. If you don't know, let me tell you. कंपनीज एक्ट 2013 जो बना था, 2013 जो कंपनीज एक्ट बना था ना, उसका प्राइमरी बिल 2007 में पुट किया गया था। उसका फर्स्ट बिल पार्लियामेंट में 2007 में पुट किया गया था। बात बहुत समझने लायक है। सर क्यों 2007 में ये बिल को पुट किया गया? क्योंकि 2006 में ब्रिटिशर्स ने खुद का लॉ चेंज किया था, कंपनीज लॉ। हमने कॉपी करते करते 1 साल लगा दिया, क्योंकि हमारे सभी लॉज ब्रिटिशर्स से ही इंस्पायर्ड है ना भाई, क्योंकि वही बना। अरे 1872 बाबा आदम के जमाने का 150 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम अभी भी मान रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अभी भी मान रहे, पार्टनरशिप अभी भी मान रहे हैं, इंश्योरेंस एक्ट अभी भी मान रहे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अभी सिर्फ मान क्या रहे, तुम्हारे सिलेबस में डाल के रखे हुए। तो ब्रिटिशर्स वॉज अवर इंस्पिरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ लॉ। तो वो जब लॉ चेंज करेंगे तो अपन कॉपी करेंगे। जहां जहां यूके 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 लिखा है वहां पे इंडिया इंडिया इंडिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर ना। तो इसलिए 2007 का बिल रिजेक्ट हो गया, 2008 का बिल रिजेक्ट हो गया, 2009 का बिल पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया, 2010 का बिल ये पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने रिजेक्ट कर दिया। 2012 में नया बिल आया, 2012 का बिल 2013 में एक्सेप्ट हुआ। एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 वाज एक्चुअली कंपनीज बिल 2012। इट वॉज कंपनीज बिल 2012, पर वो साल था 2013 जिसमें वो एक्सेप्ट हुआ, इसलिए वो कंपनीज एक्ट 2013 बना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बिल के नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, वो कौन से साल में एक्सेप्ट होता है वो ईयर पीछे लगता है। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो हाँ या ना? सो दैट इज कंपनीज बिल कौन सा? 2012। तो बिल ये पास होने के पहले, एक्ट ये पास होने के बाद, और ईयर कौन सा लगेगा? जिस साल में वो पास हुआ। कंसेप्ट समझ में आया? दिस इज बिल। बिल के बाद में दिस इज अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का डिस्कशन में थोड़ा सा पेंडिंग रख रहा हूं, आगे आ ही रहा है जस्ट, ठीक है। दिस इज स्टेट लेजिस्लेचर।
ठीक है, फिर यहां पे रीडिंग हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री रीडिंग, द सेंट्रल रीडिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेट रीडिंग। कॉन्करेंट के लिए अभी कुछ मत समझना, कॉन्करेंट में आपको बताऊंगा क्या करना है, जस्ट वेट। फिर दिस इज अ पब्लिक कमेंट, पब्लिक कमेंट मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कमेंट करेंगे और इंडिया की जनता कमेंट करेगी, एमपीज कमेंट करेंगे, एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इंडिया की जनता। एंड स्टेट लॉ दैट इज एमएलएस कमेंट करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड स्टेट की जनता इसके ऊपर कमेंट करेगी। किसकी जनता कमेंट करेगी बोले एक बार, स्टेट की, एमएलएस एंड स्टेट, दिख रहा है सबको। ये चीज होने के बाद में नीचे स्टैंडिंग कमिटीज आएगी, कौन सी कमेटी बोले एक बार उसे, स्टैंडिंग कमेटी। डू यू नो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर थोड़ा सा बोलूं चलेगा बच्चों? आपको पता है कंपनीज एक्ट 2010, अब कंपनीज एक्ट अपना मेन है इसलिए मैं उसी के डिस्कशंस ले रहा हूं, बाकी सबके मैं अवॉइड कर रहा हूं जानबूझ के, बिकॉज कंपनीज एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट बनाने के लिए 3 कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी, 3 कमिटीज वेर देयर। सबसे पहले कमेटी का नाम था KMB, द कुमार मंगलम बिरला कमेटी। डू यू नो कुमार मंगलम बिरला? द रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का ही है, ठीक है, बट ही इज द रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, क्योंकि उसने सीए कंप्लीट किया, आफ्टर दैट ही इज अ बिजनेस टाइकून और उसके पास वेल्थ की तो कोई कमी नहीं है। कुमार मंगलम बिरला, उसकी कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला की, और उस कमेटी के थ्रू उन्होंने गवर्न किया किस प्रकार लॉ बनना चाहिए, कंपनीज एक्ट। दूसरी, सुन के अचरज होगा, नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण मूर्ति द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस एंड द फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस, उनकी कमेटी थी। तीसरा नाम आपने सुना नहीं होगा, दैट इज सर JJ ईरानी कमेटी। ईरानी कमेटी इज अ काइंड ऑफ फारसी इन्वेस्टर, ही वाज बेसिकली अ फारसी इन्वेस्टर लाइक शाहपुर जी पॉलन जी, ठीक है, और उनके बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स थे, एंड ही वाज एट द वेरी गुड पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन डिफरेंट कंपनीज। तो उनको भी गवर्न करने के लिए ला लिया गया कि भैया आप भी बताइए कंपनीज एक्ट बनना कैसे चाहिए। सो ये हेड थे उस कमेटी के, जैसे कुमार मंगलम बिरला इज अ हेड, कमेटी के अंदर 20-25 लोग रहेंगे, बट ही इज अ हेड, तो उनके नाम से गवर्न होती है कमेटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। ऐसी 3 कमिटीज बनाई सिर्फ कंपनीज एक्ट 1 बनाने के लिए, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। इसी प्रकार आपकी स्टेट कमिटीज भी बनती है, पर नॉर्मली स्टेट कमिटीज ये स्टेट प्रॉब्लम्स के लिए बनाई जाती है, जैसे गुटखा बैन, जुबा केसरी, उसके लिए उसके हिसाब से कमिटी, उसके अंदर वो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स वाले लोग, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हो सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ हाफ ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज जस्ट हाफ ऑफ व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, कि अब हमने लॉ पास करने लायक बनाया, अभी तक पास नहीं हुआ है, अभी हमने लॉ पास करने लायक बनाया है। इसके बाद में अब लॉ वापस से जाता है पार्लियामेंट पे, क्योंकि अभी कमेटी ने फिल्टर कर दिया, नाउ पासिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। बचपन में हिस्ट्री सब्जेक्ट सुना था? वो तो सुना ही होगा, पढ़ा तो होगा नहीं। उसके साथ में एक पतली सी बुक आती थी, सिविक्स, वो बड़ा मजेदार था, क्योंकि उसमें फोटोज आते थे सर बुक के अंदर, है ना, मजा हो, फोटोज देखे, ओ बढ़िया बुक है, पर उसके अंदर का ज्ञान अंदर नहीं जाता था। कुछ तो वो बोलते थे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक सेंटेंस हमको जरूर याद है कि इंडिया का पहला पर्सन प्रेसिडेंट होता है। हाँ बोलो, हाँ है ना। ये जितना ज्ञान मैं तुम्हें बांट रहा हूं ना, वो सिविक्स की बुक का है, ठीक है। अब मैं वापस से थोड़ी सिविक्स की बुक यहां पे थोड़े बड़े पैमाने पे खोलूंगा, बिकॉज मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। सिंपली ये डिस्कशन अब मैं शुरू कर रहा हूं, ये डिस्कशन के बाद तुम तुम्हारे पप्पा के साथ बैठ सकते हो और इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कमेंट कर सकते हो। जैसे पप्पा कभी बैठ के न्यूज देख रहे हैं और पॉलिटिकल न्यूज चल रहा है, कोई तो भी खतरनाक वाला, तुम बैठ के बोल सकते हैं क्या दिस इज बुलशिट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, एकदम स्टाइल में बोलने का, घबराने का नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिकल सिस्टम खोल रहा हूं। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इंडिया की लॉ पासिंग सिस्टम और इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। 2 जिस्म एक जान, एक ही कॉइन के 2 पहलू। आप पॉलिटिकल सिस्टम समझोगे तो लॉ कैसे पास करना है समझोगे, क्योंकि लॉ भी कौन बनाएगा? जो गवर्निंग पार्टी है। तो उसके सिवा कैसे समझाओ क्या है? हम क्यों बोलते हैं कि बीजेपी जीता, तो बीजेपी कर क्या रहा है जीवन में? तो बीजेपी भाई साहब तुम्हारे लिए लॉ बना रहा है, जिसकी वजह से तुम गवर्न हो रहे हो। इसलिए हम बोल रहे हैं बीजेपी देश चला रहा। क्यों? क्योंकि वो लॉ बना रहा है। सब समझ में आए? तो बहुत अच्छे सुनिएगा, बहुत प्यारा डिस्कशन है, ठीक है। पहले तो आप ये समझ जाइए, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश के नाम ही नहीं पता होते। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, विधानसभा
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर पहले तो जीवन में यह बताओ, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, हाउस ऑफ, इसमें बैठता कौन है? हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला है? सिंपल बात, बहुत सिंपल, जहां पे मोदी जी बैठते हैं, आपको इस तरीका से 56 इंच का सीना 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, मोदी जी। सब समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दैट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट बोले एक बार? सेंट्रल। अब हम महाराष्ट्र में हैं, जो लाइव स्ट्रीम में बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप अगर लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हुए हो तो आपके स्टेट के हिसाब से आप इमेजिन कर लीजिए, महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर भी है ना, प्राइम मिनिस्टर तो मोदी है पर महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर है। हालांकि हमको बहुत कंफ्यूजन है कौन है, तो है तो सही ना? तो महाराष्ट्र में, अरे सॉरी मतलब महाराष्ट्र में फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है बताओ जरा? एकनाथ शिंदे जी। पर वो कैसे बने हैं ये तुमको मालूम है, क्योंकि वो कहां जाके बैठे, काय झाड़ी, काय डोंगर, ओके सगळं है ना। तो इस प्रकार हमारे मतलब चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में कैसे बना अपने को ही मालूम है कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ठीक है, सो सिंपली अगर मैं बात करूं तो चीफ मिनिस्टर जहां बैठते हैं दैट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर जहां बैठते हैं दैट इज अ पार्लियामेंट। क्लियर है आंसर? 2019 में आपने जो मोदी जी वाले इलेक्शन देखे थे जिसमें मोदी जी चुन के आए प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन जिसमें हमने एमपीज चुने। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेक्स द प्राइम मिनिस्टर। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम प्यार से हिंदी में खासदार बोलते हैं गाइस। क्या कहते हैं बोले बाजू से? खासदार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और जो हमने 2020 में इमीडिएटली इलेक्शन लिया जिसमें मैक्सिमम सीट बीजेपी की आई थी, पर बाद में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बच्चे कुछ सब मिलकर महाशिवा आघाड़ी, बोलो हाँ या ना? तो उसको महाशिव पिछाड़ी बोल देना चाहिए था जी, बट जो भी है। ठीक है, सो दैट इज एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम प्यार से आमदार कहते हैं, जिनको विधायक भी कहा जाता है। चीचा विधायक है हमारे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये अलग स्ट्रक्चर है। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब इसके अंदर उतरते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी लॉ पास करने की प्रोसेस और आगे आने वाले 20-30 लेक्चर के डिस्कशंस में से बहुत बार मैं इनमें से पॉइंट उठाऊंगा। चलिए, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो पार्लियामेंट के कितने हाउसेज है बच्चों? बोले एक बार? 2। पहला कौन सा बोले एक बार? लोकसभा, और दूसरा कौन सा? राज्यसभा। सो दिस इज लोकसभा, ग्रीन कलर में मैंने जो दिया है दैट इज कौन सा बोले एक बार? जो से लोकसभा। इसको कहा जाता है प्यार से, मैं इंग्लिश वाले ही नाम लिखूंगा सिर्फ, हाउस ऑफ पीपल। जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल। क्लियर है? इसके अंदर कौन बैठते हैं? एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कंसेप्ट समझ में? नाउ द क्वेश्चन, राज्यसभा, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स। जोर से बोलो, क्या बोलना है? हाउस ऑफ स्टेट का। इसके अंदर कौन बैठते हैं? मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल, एमएससीज, मेंबर्स ऑफ क्या बोले बाजू से? स्टेट काउंसिल, राज्यसभा में बैठने वाले लोग। ठीक है, फिर इधर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नाम लिख के रख दूं क्योंकि आपको ये वाला याद रहने से रखना मुश्किल है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस। क्लियर है आंसर? और फिर आता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, काउंसिल विधान परिषद, जिसमें कौन बैठता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसीज। क्लियर है? अब हर एक स्टेट का तो डिस्कस नहीं कर सकते, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटोरीज करते करते हमारे 30 लेक्चर इसी में चल जाएंगे। तो वी विल डिस्कस जस्ट पार्लियामेंट बिकॉज उसका ही सिलेबस अपने सिलेबस में, तुम्हें स्टेट्स लॉस तो नहीं है, तो मेन हम पार्लियामेंट का डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान देना। हाउस ऑफ पीपल में टोटल नंबर ऑफ लोग कितने बैठते हैं? तो हाउस ऑफ पीपल में टोटल नंबर ऑफ लोग होते हैं 545। कितने होते हैं बोले एक बार? 545। और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में कितने लोग बैठते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ लोग बैठते हैं 245। छोटे बच्चे को भी पूछा, छोटा शेमड़ा बच्चा, उसको भी पूछा कि भाई अगर तेरे को गवर्नमेंट बनानी है तो इसमें से तुमको कितने लगने चाहिए? 545 में से कितने लगने चाहिए अगर एक गवर्नमेंट बनानी है? तो कंपनी में भी वोट किसका चलता है? जिसके हाथ में मेजॉरिटी स्टेक रहता है, तो तुमको इसमें से कितने लगेंगे?
मेजॉरिटी, जोर से बोलो कितने लगेंगे, मेजॉरिटी। तो कितने लगने चाहिए बोले एक बार जो से 273, दिस 273, दिस 273, स्टार 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 स्टार, दिस इज अ मैजिक नंबर। पूछो क्यों? क्योंकि यही नंबर जरूरी है गवर्नमेंट बनाने के लिए और यही नंबर जरूरी है लॉ बनाने के लिए भी। ठीक है, आपको यही नंबर लगेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए, यही नंबर लगेगा लॉ बनाने के लिए। अगर एमपीज 545 एमपीज में से 545 एमपीज में से अगर तुम्हारे एमपीज 273 एंड अबव है तो तुम्हारी सरकार है। क्यों? अब देखना, इसलिए मैं मेंशन करूंगा। आपने 2014 के जो इलेक्शंस देखे थे उसके अंदर बीजेपी के नियर टू, बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज, बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज, इनके टोटल जो सीट्स आए थे दोज वर 305 के आसपास 2014 के इलेक्शन में, जब मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। बीजेपी प्लस अलाइड पार्टी, आपको पता है बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज को कहा जाता है एनडीए। सर नेशनल डिफेंस एकेडमी नालायक, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सब जन बोलो क्या बोलना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इनके जैसे महाराष्ट्र में उस वक्त बीजेपी प्लस शिवसेना इज एनडीए महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके अपोजिट भी कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कांग्रेस प्लस अलाइड पार्टीज, जैसे महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो कांग्रेस प्लस अलाइड पार्टीज यूपीए। 2014 में 2014 में 305 सीट्स आर ऑफ बीजेपी। कितनी सीट्स से बीजेपी के बोला? एनडीए के 305। आपको पता है 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के सीट्स ही 305 थे, अलाइड पार्टीज के ऊपर से 50 थे, 355 सीट्स बीजेपी के पास आए। 545 में से 355 सीट्स आर ऑफ जस्ट एनडीए। इसका फायदा क्या हुआ आप जरा देखना। जो तगड़े तगड़े सभी लॉज है 2019 के बाद ही पास किए, सबसे पहले 370 आर्टिकल उड़ा दिया, कांग्रेस को पूछा भी नहीं, वोट के लिए किसी ने हाथ भी ऊपर नहीं किया। प्रेसिडेंट ने पूछा 370 उड़ाने के, इन्होंने टेबल बजाया, उड़ गया, टाटा बाय बाय गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, उड़ गया वो। उसके बाद में वो सीएए लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, दैट वाज अ वेरी गुड मास्टर स्ट्रोक इफ यू डोंट नो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोलता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि तुम्हारे घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का राशन आएगा। इमेजिन करो तुम्हारे घर में 10 लोग हैं और 2 लोग चोरी से रह रहे जो तुम्हें ही नहीं पता, तो तुम्हारे राशन का बजट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 लोग खाना खा रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कितना राशन लग रहा है, कितना जीडीपी लग रहा है, कितना प्रोडक्ट लग रहा है? इस प्रकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये बोलता था कि भैया इंडिया के सिटीजन कौन है पहले वो बताओ, हम उस हिसाब से रिसोर्स अलोकेशन करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो जितने भी परराष्ट्रवासी यहां पे आके एडवांटेज उठा रहे उनको हम सेग्रेट, हम उनको हकाल नहीं रहे, हम उनको सेपरेट करें, हमें पता तो चले गेस्ट कितने हैं, कभी तो जाना पड़ेगा ना। अतिथि अतिथि होता है पर कितने दिन? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, दैट इज सिटीजनशिप। फिर उसके बाद में जोश जोश में आके मोदी जी ने 4 कृषि कानून भी पास कर दिए, फिर उसके ऊपर वो बहुत बड़े, तो उनको वापस भी लेने पड़े, सॉरी भी बोलना पड़ा, क्योंकि एक बहुत बहुत जोश में आ गए ना, 370 हो गया, सीए हो गया, ये भी कर डालते सर, अरे नहीं सॉरी गलती हो गई, तो वापस ले लिए। ठीक है, अभी आगे उनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आने वाला है। ठीक है, 1 सिंगल लॉ फॉर, वो कौन सा लॉ है? 1 सिंगल सिटीजन 1 सिंगल राइट। नए लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपको बता दूं 2020 में जो ये इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था ना, पूरे 70 साल की हिस्ट्री में, 75 इयर्स ऑफ हिस्ट्री में, दैट वाज द मोस्ट एफिशिएंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नॉर्मली पार्लियामेंट 60% एफिशिएंसी के ऊपर चलता है, उस सेशन में 125% एफिशिएंसी, मतलब लॉ ढूंढ के लाने पड़ रहे थे, साला कौन सा पास करो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये फायदा होता है जब एक ही पार्टी के लोग होते। तुम सोचो ना, 545 में से 355 यही है, क्लियर है? वो बच्चा वो कुछ अपोजिशन कोने में पड़ा है, उसकी तरफ स्पीकर देख भी दे रहा, पास करने का, इधर देख रहा, हो गया चलो आगे। वो बोल रहे अरे हमारे तरफ तो देखो, तुम बाजू और इधर पहले। हाँ समझ में, दिस इज द एफिशिएंसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये फायदा होता है अगर आपके सभी मेंबर्स आपके हैं तो नियरली, क्लियर है कंसेप्ट? तुम तगड़े लॉस पास कर सकते हो, ठीक है, पर बहुत जोश में आना भी गलत है। ठीक है, नीचे सो ये हो गया 273 लोगों ने अगर आपके लॉ को हाँ बोल दिया, आपका लॉ पास हो गया। नीचे चलिए 245 में से 123 इज अ मेजॉरिटी, बोलो हाँ या ना। 123 ने पास कर दिया, आपका लॉ हो गया। 273 एंड 123, 2 जगह पे 2 हाउसेस में इतने वोट्स मिले, लॉ इज मेड। नाउ ओनली क्वेश्चन इज लगाना कब से? बन गया है पर लगानी कब से? बॉम्ब बन के रेडी है पर फोड़ना कब से? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? उसके लिए पूछा जाता है इंडिया के पहले पर्सन को।
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मेरे देश के आजाद नागरिक को हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। समझ में आ रहा है? आई गेस सेकेंड लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शी बिलोंग्स फ्रॉम द बैकवर्ड ट्राइबल कैटेगरी। वेरी गुड थिंग। इसके पहले फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल। आपको था प्रतिभाताई पाटिल मेरे गांव से, अमरावती से। मैं पर्सनली पहचानता हूं प्रतिभाताई पाटिल को। ये बात अलग है, वो मेरे को नहीं पहचानते। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो प्रतिभाताई पाटिल सेकंड। पीपल्स प्रेसिडेंट, एक बहुत से प्रेसिडेंट हमको लाभी हुए थे, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, वेरी गुड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट्स के नाम नॉर्मली याद रखने की कोशिश करना। सर बुक में इतना कंटेंट तुम कहां, अभी के पता है वही बहुत हो गया, उसमें खुश रहो तुम, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पे 123 पास किया जाएगा प्रेसिडेंट से। पास किया जाएगा किससे बोले एक बार? से प्रेसिडेंट। अब मेरे को एक बहुत जोर से यहां पे आया है एक सवाल, बहुत जोर से आया। सर जाके आओ, जाके नहीं आओ नालायक हो। बहुत जोर से सवाल आया, पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? समझो, मैंने एक सुंदर सा लॉ बनाया, एकदम ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल। सो मैंने एक सुंदर सा लॉ बनाया, एकदम सुंदर सा, और इमरजेंसी में लगाना जरूरी है। कल पाकिस्तान का और इंडिया का समझो वॉर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी तकलीफ चल रही है। ठीक है, उनके यहां आटा भी नहीं मिल रहा, लोग वहां की सिटीजनशिप छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, और उनका पहला स्थान जो प्रेफर्ड, वहां पे पोल लिया गया, पता है पाकिस्तान में पोल लिया गया कि अगर तुम पाकिस्तान से भाग रहे हो तो सबसे पहले कहां जाना चाहोगे? तो उन्हें क्या लिखना चाहिए? इंडिया में आएंगे। ठीक है, सो पाकिस्तान ऐसा देश है भाई जिसने चाइना से लोन लिया, किस बात के लिए? कि वो चाइना का लोन रीपे कर पाए। हाँ, तुम्हें नहीं पता, पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया किस बात के लिए? कि वो चाइना का लोन रिपे कर पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस कगार पे पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने कल इंडिया के साथ वॉर डिक्लेयर किया, लेट्स से रिसोर्सेस के लिए। मैंने एक बहुत जबरदस्त लॉ बनाया, और मैंने देखा कि अब ये लॉ पास करना जरूरी है। पर मैंने देखा साहब पार्लियामेंट के जितने 545 मेंबर्स है वो सब मिनिस्ट्री में बिजी है। अब एमपीज है भाई साहब, वो तो खुद का काम करेंगे ना। 35 थे तो 25 मिनिस्ट्रीज है अपने पास में, सॉरी 35 मिनिस्ट्रीज है, 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स है। लोग अगर पार्लियामेंट में ही बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे? बोलो हाँ या ना? तो मैंने देखा, मैंने बोला पार्लियामेंट का सेशन लो, ये पाकिस्तान के वॉर के खिलाफ लॉ बनाया है मैंने, बहुत जरूरी है अपने को इंप्लीमेंट करवाना। उसमें वो एलियन एनिमी पता है ना? हाँ या ना? एलियन परग्रह से बुलाया, अलायन एनिमी कहते हैं उसको, नालायक को। कौन सा एनिमी? अलायन। ठीक है, एलियन एनिमी नहीं होता, कोई जादू है क्या? सो नीचे मैंने मस्त वाला लॉ बनाया कि पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है भाई, इसके खिलाफ कुछ प्रोविजंस मैंने इसको पास करना है। फिर मैंने सभी एमपी से पूछा, आओ लॉ पास करो। बोले काम कब करेंगे? कोई नहीं आ सकता, सब इधर उधर। परराष्ट्र मंत्री परराष्ट्र में है, रेलवे बांधकाम मंत्री बांधकाम में है, प्राइम मिनिस्टर तो एरोप्लेन मोड में है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो बेसिकली देखा जाए तो भाई साहब इधर उधर सब है, एमपी कोई जमा नहीं हो सकता। मैं बोला हे भगवान, अब तो लग गए, अब लॉ पास नहीं होगा तो वॉर कैसे टैकल करेंगे? अब मैं क्या करूं? तो मैं रोते रोते गया, मैं बोला मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू को, बोला मैडम जी बात समझिए, लॉ पास नहीं किया, लोगों की वाट लग जाएगी, वॉर में है सिचुएशन, जितने पाकिस्तान के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनको रोकना जरूरी है, उनके साथ कस्टम वाले जो कॉन्ट्रैक्टर रोकना जरूरी है, पहले मुझे बताओ इसको पास कैसे करे। द्रौपदी मुर्मू जी बोले क्या क्या दुविधा है वत्स? मैं बोला अरे मैडम जी ये लॉ पास करना जरूरी है और पार्लियामेंट बैठ नहीं सकता। द्रौपदी मुर्मू जी बोले वत्स तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अगर कभी पार्लियामेंट बैठ नहीं सकता तो मेरी अकेली के पास पावर है कि मैं अगर साइन मारूंगी तो लॉ बन जाएगा। मैं बोला हे माते, इतना जबरदस्त पावर, इस पावर को कहते क्या है? तो बोले इस पावर को कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं बोले एक बार? ऑर्डिनेंस। कि जब जब पार्लियामेंट ना बैठ पाए तब आप सीधा चले जाओ प्रेसिडेंट के पास विद द स्टैंडिंग कमिटी और बोलो हे मेरे दाता विधाता, हे माता प्लीज ये लॉ को पास करवा दे वरना हमारी लग जाएगी। तो तब जाके प्रेसिडेंट बोलता है तथास्तु। प्रेसिडेंट ने तथास्तु बोलना मतलब ऑर्डिनेंस पास होना। पार्लियामेंट नहीं पास कर सकता, प्रेसिडेंट पास करेगा। दिस इज अ लव स्टोरी बिटवीन अ स्टैंडिंग कमिटी एंड प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? पर सर ये लॉ कितने दिन तक रहेगा? इस लॉ का एक कंडीशन रहता है, ऑर्डिनेंस का कंडीशन होता है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में तुम्हें ऑर्डिनेंस रखना पड़ता है और उसको नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में पास करवाना पड़ता है। पर नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट। और ये ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बहुत भारी बात है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत दूर की बात है, हमको नहीं पता। तुम्हारा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 वाज अर्लियर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2019।
It was a Companies Ordinance 2019 which is converted to Companies Amendment Act 2020. तो ये तुम्हारे साथ हो चुका है। तुमने अभी जो अमेंडमेंट पढ़े होंगे दैट वाज अर्लियर एन ऑर्डिनेंस, उसको पहले पास करवाया गया था इसके पहले के राष्ट्रपति के हाथ में, जो कौन थे, नहीं उसकी भी पहले के, प्रणब मुखर्जी 2019 में उन्होंने पास किया। देन इट इज बीइंग पास्ड बाय रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, कि भैया पार्लियामेंट में रखा, वापस रामनाथ कोविंद जी के पास है, उन्होंने उसको एज एक्ट पास किया। क्लियर है? सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, नॉट फार फ्रॉम यू, दिस इज इन योर सिलेबस, कि ऑर्डिनेंस भी तुम्हारे सिलेबस में आ सकते हैं। क्लियर है? समझो भी बजट आने वाला है 1 फरवरी को, बोलो हाँ आना। उधर सीतारामन जी दीदी रेडी है पूरा जीएसटी खत्म करके, और तुम्हारे सब बजट इधर उधर लगा के, दीदी पूरा रेडी है, पर पार्लियामेंट्री सेशन नहीं हो पाए इमरजेंसी की वजह से, कोई भी इमरजेंसी। तो ऐसे सिचुएशन में वो कहां लेके जाएंगे, प्रेसिडेंट। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोले एक बार से, ऑर्डिनेंस। सब जन बोलो क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेंस। एक बार जो प्रेसिडेंट ने ठप्पा लगा दिया, इधर प्रेसिडेंट तो कहां हो गया, सेंट्रल लॉ में। स्टेट लॉ में कौन रहेगा बच्चों, स्टेट लॉ में कौन रहेगा, गवर्नर। कैन यू टेल मी महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है गाइज, गवर्नर अपने स्टेट के गवर्नर पता होने चाहिए प्लीज प्लीज। भगत सिंह गौशाली जी, वो पिछले 5 साल से कंफ्यूज है कि उनके घर पे आके कौन शपथ ले रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, वो हर रोज शपथ रेडी करके रखते, एक आदमी आता है शपथ लेता है, दूसरे दिन बोलता है मैं नहीं बन रहा, अच्छा फिर तीसरा आता है बोलता है मैं बन रहा हूं, वो 2 साल रहता है, चौथा आ जाता है बोले मैं बन रहा। तो बहुत कंफ्यूज्ड है वो फिलहाल। तो भगत सिंह गौशाली जी, तो आपके गवर्नर आपके स्टेट के लॉ को पास करेंगे, लाइक अ प्रेसिडेंट, उनको सेम पावर होता है। अच्छा यहां पे एक और छोटा सा डिस्कशन है, समझो पूरे 545 मेंबर ने लॉ पास किया, 273 मेंबर ने भी लॉ पास किया, 545 273 यूनियनिमसली पास किया, फिर प्रेसिडेंट के पास आया, मैडम ने देखा, बोले लॉ मेरे को बिल्कुल बंद नहीं आया तू, और मैडम ने उड़ा के फेंक दिया ड्राफ्ट। क्या मैडम ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट मैडम, बोलो हाँ या ना, वेदर प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट लॉ, बोलो हाँ या ना, कर सकता है, पर सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। अगर उनके पास कंपनीज एक्ट आया, उन्होंने पढ़ा, उनको पसंद नहीं आया, तो उड़ा तो सकते हैं, फेंक तो सकते हैं, पर ये फेंकने के बाद एक और पर्ची बनानी पड़ेगी, रीजंस टू रिजेक्ट द लॉ, वो भी फेंकनी पड़ेगी। ये रीजन फेंकेंगे तो पहला वाला फेंकना जायज है, नहीं तो कुछ जायज नहीं है। और ये एक ही बार समझो, अब इन्होंने रीजन फेंके, उधर सेक्रेटरी ने कैच किया, वापस पार्लियामेंट में लेके गया, पार्लियामेंट में पूरा वापस ये जो रीजन है वो सब डिस्कस हुए, और कोई रीजन एक्सेप्ट नहीं हुआ। बोले मैडम जी रहने दो, कोई रीजन फीजन एक्सेप्ट नहीं, जो पहला वाला लॉ था वही अच्छा था, जो तुमने ऊपर फेंका वो बहुत अच्छा था, ठीक है। और वापस विदाउट इंप्लीमेंटिंग रीजन वापस से लॉ मैडम के पास आ गया, मैडम ने वापस देखा, मैडम तो बोले नहीं मैडम जी नहीं हो सकता, चेंजेस मत बोलो, गलती से अच्छा सा लॉ बना है, कृपया पास कर दो। तो मैडम जी सेकंड टाइम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, भले ही मैडम जी के रीजन तुमने सुने हो या ना सुने हो। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड वेटो पावर। दैट इज कॉल्ड कौन सा पावर बोले एक बार, वेटो। कंसेप्ट समझ में? इसको लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? ये गवर्नर के पास भी होता है, गवर्नर भी स्टेट लॉ देख के बोल सकता है गुटखा बैन हो, बोलो जुआ केसरी आथू। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, वो भी रिजेक्ट कर सकता है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सर ना नीचे। एक बार इन दोनों का काम हो गया तो फिर काम शुरू होता है मिनिस्ट्री का। किसका काम शुरू होता है? मिनिस्ट्री। यहां से एक्चुअली लॉ की अहमियत बढ़ जाती है। मैं हमेशा आपको बोलूंगा बच्चों, ये पूरा प्रोसेस के ऊपर नियरली मैंने आधा पौन घंटा खराब कर दिया होगा या अच्छा कर दिया होगा, डजेंट मैटर, पर ये जितना मैंने पढ़ाया ना वो एक्चुअल लॉ का सिर्फ 5% है, क्योंकि 5% ड्राफ्टिंग होता है और पास करना होता है, 95% होता है उसका इंप्लीमेंटेशन, और इंप्लीमेंटेशन करवाती है मिनिस्ट्री। ट्रैफिक सिग्नल पे अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ा ना हो ना तो सब सिग्नल तोड़ते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि अरे ट्रैफिक लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए। समझ में? तो अथॉरिटी मिनिस्ट्री इज प्राइम इंपॉर्टेंस, वही नहीं है तो लॉ नहीं है। इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर नहीं होंगे, तुम देने वाले हो टैक्स, कमिश्नर की नोटिस नहीं आएगी, तुम दोगे टैक्स? बिल्कुल नहीं दोगे। इसलिए सीबीडीटी कमिश्नर बहुत जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? एंड दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पे भाई साहब 35 मिनिस्ट्री है, एक हाथ दो कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट बनाते बिगाड़ते रहता है डिपेंडिंग ऑन क्या टारगेट है। 35 मिनिस्ट्रीज के अंदर 28 मिनिस्टर्स है। सर क्या बात कर रहे हो, 35 मिनिस्ट्री और 28 मिनिस्टर, मतलब सर एक मिनिस्टर एक से ज्यादा मिनिस्टर ले सकता है? हाँ,
निर्मला सीतारामन जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तीन तीन लेके बैठी है, एक संभाल नहीं रहा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले। हाँ ना, तुम देखो जीएसटी के अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट नहीं है, वो पूरा नया जीएसटी है। आइडिया क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज को आपने याद रखना। दूसरी बात, इसके पहले एक और इफिशिएंट मिनिस्ट्री थे, बहुत अच्छे इफिशिएंट, अरुण जेटली जी। वो भाई वो कहर आदमी था, वो 4 मिनिस्ट्री हैंडल कर रहा था। वो भी कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लॉ एंड जस्टिस, कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मिनट मतलब इन तीनों तक के समझ सकता है। डिफेंस भी वो कैसे? तो दिस इज अ थिंग। महाराष्ट्र से देयर इज वन गुड मिनिस्टर, जिनका मिनिस्ट्री पिछले 8 सालों से कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव मिनिस्ट्री, टॉप प्रोडक्टिव मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी। बांधकाम विभाग, बांधे जा रहे वो रुक नहीं रहा आदमी। वो तुमने भी महाराष्ट्र में समृद्धि हाईवे बनाया, देखा तुमने? समृद्धि गए कभी? मैं गया था अभी समृद्धि हाईवे के ऊपर। अभी 120 की स्पीड वहां पे नॉर्मल है, ऐसा लगता है आदमी साइकिल चला रहा है। इतना प्यारा हाईवे बनाया, और उसने बनाया भी कैसे? नितिन गडकरी जी ने क्या किया मेरे को लगता है, ऐसे मैप लिया महाराष्ट्र का, उधर नागपुर से लेके मुंबई के ऊपर स्केल रखा और ऐसे मारा रात, इसके बीच में जो भी आए फोड़ दो। वो वैसे बनाया है सीरियसली। 8 लेन हाईवे, तुम जाके देखो, आदमी दौड़ेगा तो दिखेगा भी नहीं, इतना खतरनाक। सो और वो बांधे जा रहा है। वो भाई वो बोले अभी दिसंबर के बाद में उन्होंने उद्घाटन किया मुंबई दिल्ली हाईवे। वो बोले वो मार्च तक के रेडी कर देंगे एक पट्टा उसका। फिर वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के ऊपर बात कर रहा है, बोले 4 कैपिटल सिटीज को हम जोड़ेंगे। वो क्या पता क्या खा के आया आदमी भाई। वो चल रहा है, बोले गवर्नमेंट कोई भी हो बांधूंगा मैं। सो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग। अब हमारे लिए मिनिस्ट्री कौन सा काम का है? हमारे लिए काम का मिनिस्ट्री है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हमारे काम का मिनिस्ट्री है। क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन दीदी, ठीक है, इनके पास काम आता है कि भाई इस लॉ को इंप्लीमेंट करे। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। नेक्स्ट वाला, इस साइड स्टेट के मिनिस्ट्रीज डिफर होते हैं, दिस इज वेरिएबल। इसका एक बार जो वेरिएबल। अब याद रखना, ये मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट GAZZEDTE, गैजेट जी से स्पेलिंग शुरू होता है, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में ओजेड ही कहा जाता है, ओजी, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में 3 चीजें बोलते हैं, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस वो लॉ के आएंगे। जैसे कंपनीज एक्ट आया तो ये बोलेंगे कि भैया कैसा था, सुनो बात को सुनो। अब ऑफिशियल गैजेट भी मैं आपको दिखा दूं, ये चाहिए तो थोड़ा साइड में लिख देंगे अपन, ठीक है। दिस इज हाउ द ऑफिशियल गैजेट लुक्स। छोटी छोटी इमेजेस है बट थोड़ा सा देख लेना। दिस इज हाउ द ऑफिशियल गैजेट का फ्रंट पेज लुक्स। भारत का राज्यपत्र, महाराष्ट्र का राज्यपत्र, ऐसे हर एक स्टेट का ऑफिशियल गैजेट होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल मैगजीन समझ लो जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। गवर्नमेंट को वॉर भी डिक्लेयर करना है तो इसके अंदर लिख के डिक्लेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाता है इसके अंदर लिख के, कोई अमेंडमेंट लाता है इसके अंदर लिख के, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो इसमें आएगा, कोई ऑफिसर भी चेंज हो रहा है इसमें आएगा। दिस इज ऑफिशियल गैजेट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, ये ऑफिशियल मैगजीन गवर्नमेंट डिक्लेयर। ट्विटर इज नॉट ऑफिशियल थिंग, ठीक है, वो करते हैं दैट इज डिफरेंट, दिस इज ऑफिशियल थिंग। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? ये चीज को आपने याद रखना। ऑफिशियल गैजेट में 3 चीजें देते हैं। पहला तो डेट, कौन से दिन से कौन से एरिया में और कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शन। जैसे कंपनीज एक्ट और प्राइम लॉ, कंपनीज एक्ट का मैं आपको बोल सकता हूं 12 सितंबर 2013 से कंपनीज एक्ट आया था इन एंटायर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विथ 98 सेक्शंस आउट ऑफ 470 के साथ इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था। मतलब प्राइमरी सेक्शंस जो इंप्लीमेंट किए गए थे, प्राइमरी सेक्शन जो इंप्लीमेंट किए गए थे, दोज आर जस्ट 98 सेक्शन आउट ऑफ 470। 470 में से 98 सेक्शन पहले आए, फिर 183 सेक्शन दूसरे फेज में आए और फिर पूरा ही चेंज कर दिया। एक बात आपने याद रखना, इसमें आप सीखने लायक क्या है, जब भी कोई ओल्ड लॉ आता है और कभी भी न्यू लॉ इंप्लीमेंट होता है तो ऐसा नहीं होता कि ओल्ड लॉ आके बंद हो गया और न्यू लॉ एकदम से शुरू हो गया। नो, इट इज लाइक दिस। ओल्ड लॉ धीरे 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 कम होगा, न्यू लॉ धीरे 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 बढ़ेगा। तो आपने देखना कंपनीज एक्ट 2013 के पहले से 98 सेक्शन, एकदम थोड़ा छोटू सा टोक, एरो का टोक वो इंप्लीमेंट किया, फिर 183 सेक्शन, फिर उसके बाद में पूरे 470। क्योंकि उतने एंगल से आपको सिस्टम भी तो चेंज करनी है ना, गवर्नमेंट को सिस्टम भी तो चेंज करने की जरूरत है। बोलो हाँ या ना? एक ही लॉ ऐसा था जो ऐसा आके ऐसा लग गया, जीएसटी। क्योंकि ओरिजिनल एक्साइज और जीएसटी के अंदर कोई तालमेल ही नहीं था। वो सोच रहे थे कौन से निकाले कौन से हटाए, तो उनको समझ में ही नहीं आया। तो वो ले गया या आया, फिर लग गया, फिर समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए। आइडिया क्लियर है? सो दिस इज द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, ये चीज को याद रखना। मुझे एक बार बताओ वापस से, मिनिस्ट्रीज कितने बोले एक बार? जो से 35 और कितने मिनिस्टर्स हैं नियरली 28। ये कम ज्यादा प्लस माइनस 1 मान लेना, ठीक है। सो दिस इज
a law should be passed in India. Any goddamn law you take, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट वापस से बना, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप वापस से बना, आपने जो भी लॉ पढ़ा होगा फाउंडेशन में, या आप जो लॉ पढ़ रहे हो इंटर पे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रिपीट, कंपनीज एक्ट, फोएमा, सेबी, सिकरा, कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईआरडीए, फैक्ट्रीज, मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वॉट एवर लॉ यू टेक, it should be passed by this system. There is no other system in India to pass the law. कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, yes or no. और ये तुम्हारे रग रग में बस जाना चाहिए, ठीक है? रग रग में बस जाना चाहिए. क्यों? सी, मैं पहले 2 लेक्चर बेसिक के पूरे अवॉइड भी कर सकता था, स्ट्रेट अवे आई वुड हैव जंप्ड टू कंपनीज एक्ट, पर तुम इसके बाद जा रहे हो आर्टिकलशिप, ठीक है? और दूसरा अगले 20-30 लेक्चर में मुझे काम में आएगा सब चीजें, ठीक है? तुमने देखना हर जगह पे तुमको समझ में आए, कई सारी तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, क्वेरी आने के पहले निपट जाएंगे, क्योंकि तुमको पता रहेगा प्रोसेस ये था. कंसेप्ट समझ में आया? और आर्टिकलशिप में जब तुम जाओगे और समझो कंपनीज एक्ट में कोई नया जबरदस्त वाला तगड़ा अमेंडमेंट आने वाला है, कंपनीज एक्ट छोड़ो कहीं पे भी अमेंडमेंट आने वाला है, यू शुड नो कि भैया ये प्रोसेस से ही आएगा, दिस इज हाउ इट शुड बी पास्ड, तो तुम उसको फॉलो कर पाओगे प्रॉपरली. लॉ आने के पहले यू वुड हैव बीन रेडी कि नहीं मेरा पढ़ के हो गया है. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मैं चाहूंगा इसको हम लिख लेते हैं एक बार. आप एक रजिस्टर का पेज लीजिए, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक साइड सेंट्रल प्रोसेस, दूसरी साइड स्टेट प्रोसेस, ठीक है? कॉन्करेंट के ऊपर मैं नोट लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और दिख रहे कमेंट. यहां से नहीं, सॉरी, मैं आपको बताता हूं कहां से लिखना है. जस्ट वेट, 2 पार्ट कर लीजिएगा. अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन करूं, चलेगा? और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू करूं? तुम बोले चलो फास्ट ट्रैक बैच है, जीवन में रेगुलर से भी बेकार वाला है. सुन लो, एक छोटा सा डिस्कशन मैं करता हूं. तुम्हें पता है हर इलेक्शन के बाद, ये अभी वापस से आने वाला 2024 में, 2 years टू गो जस्ट, है ना? 2024 में वापस से सेंट्रल इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी वाला. तब तो तुम इस चीज को टैली कर सकते हो. तुम देखना कभी भी इलेक्शन के अंदर ना, जो भी पार्टीज है वो उत्तर प्रदेश में जाके बैठ जाती है. सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पे होता है कि उत्तर, और प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट देखना वो हमेशा उत्तर प्रदेश से खड़ा रहेगा, मतलब रहेगा. और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट 2 जगह से खड़ा होता है. जैसे मोदी जी वडोदरा से खड़े थे फर्स्ट इलेक्शन में, और उधर उत्तर प्रदेश में वाराणसी से खड़े थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 जगह से. क्यों ऐसा? उत्तर प्रदेश में क्या खास बात है? दिस इज टोटल टैली ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का लिस्ट, कि कौन से स्टेट से कितने सीट्स है, ठीक है? 5 स्टेट ऐसे है, इन 5 स्टेट को तुमने अगर काबिज कर लिया तो कंफर्म गवर्नमेंट तुम्हारा है. 5 स्टेट, उसमें से सबसे पहला नाम अगर तुम उत्तर प्रदेश को देखो, टोटल 80 सीट्स है भाई. 545 में से 545 में से 80 सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश में है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और ऐसा नहीं कि भैया वो उत्तराखंड अलग, उत्तराखंड की अलग 5 है. समझ में आ रहा है? तो 80 सीट्स इन द उत्तर प्रदेश. फिर तुम टैली करते जाओ कि और कौन सा बड़ा हुआ है, उसके नीचे वेस्ट बंगाल, ममता दीदी 42 सीट्स, ठीक है? फिर आप उसके भी अंदर थोड़ा सा देखो, 39 सीट्स के साथ इट इज तमिलनाडु, ठीक है? फिर उसके पीछे ये वाले लिस्ट में आ जाओ तो आप देख सकते हो बिहार 40 सीट्स, दिख रहा है सबको? यस और नो? और महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र 48 सीट्स, ठीक है? और एक राजस्थान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान किधर गया? नहीं, राजस्थान नहीं, और कौन सा है? 42. आंध्र प्रदेश, यस. अभी पर आंध्र प्रदेश भी तेलंगाना और इसमें टूट गया है, इसके अंदर तेलंगाना लिखा नहीं है, बट ठीक है. बट ये 4-5 स्टेट्स, ये अगर 4-5 स्टेट्स में तुम्हारी सरकार चुन के आई तो कंफर्म गवर्नमेंट तुम बना रहे हो, ऐसा माना जाता है. क्लियर है आंसर? दैट्स व्हाई उत्तर प्रदेश, ये 4-5 स्टेट बहुत काम के हैं. तुम जब इलेक्शन देखो, एग्जिट पोल देखो, तो 4 स्टेट्स के ऊपर हमेशा फोकस रखने का कि भैया ये 4 जीत गए मतलब गेम ओवर. आंसर समझ में आया पक्का? हाँ है ना? चलो मैं चाहूंगा देख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट. यहां से शुरू करना. ओके, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है गाइज? प्लीज टेल मी. ठीक है, गया तो भी चलेगा. तो
एवरीबॉडी डन? नेक्स्ट वाला स्लाइड के ऊपर मैं जा रहा हूं, ठीक है? हो गया सबका? ये सुनो, पक्का हो गया? चल बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिख लिया सबने। लास्ट वन इज ऑफिशियल गैजेट फॉर स्टेट करके, ठीक है? किसी का रह गया हो तो चलो डन। ओके, सो हमने यहां पे पूरा प्रोसेस देख लिया कि एक्ट कैसे बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं बोले एक बार से एक्ट। पर बात यहां खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको एक चीज के ऊपर लेके जाना चाहूंगा एंड दैट इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी हमको यह समझना है कि भैया एक्ट तो बन गया, पर ऐसी और कौन सी चीज है जो हमको पढ़नी है लॉ में, ठीक है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक्ट बनाया है, पर तुमने सुना होगा कि तुमको अमेंडमेंट भी आते हैं, हाँ ना? जिससे तुमको बहुत मजा आता है जीवन में, ऐसा लगता है ये आए ही क्यों इतने अच्छे, बोलो हाँ या ना? और फिर तुमने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस भी आते हैं तुम्हें, बोलो हाँ या ना? अच्छा लगता है ना पढ़ पढ़ के? ये सुनो, नहीं तो तुम सीए के बच्चे कहां से कहलाए जाओगे? जब तक माथे पे प्रेशर ना आए अमेंडमेंट का, तब तक सीए का बच्चा नहीं बन सकते हो तुम, ठीक है? लेट्स गो। तो बड़े अच्छे से ध्यान देना, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लोल, हा हा हा, लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड। What do you mean by law of land?
एनीवन? व्हाट इज लॉ ऑफ लैंड? लैंड पे लगने वाला लॉ, इट इज एज गुड एज इट इज। लॉ पे, लैंड पे लगने वाला लॉ, गेम ओवर। ठीक है, लॉ ऑफ लैंड इज ए टर्म विच इज डेराइव्ड फ्रॉम किंगशिप। जब किंग्स किसी भी अपने राज्य में लॉ लगाते थे तो वो इस प्रकार से डिसीजन पास करते थे कि एज पर अवर लॉ ऑफ लैंड, हमारे लैंड के लॉ के हिसाब से हम डिसीजन दे रहे हैं, तो इज कॉल्ड लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का इंडिया के लिए मतलब है द लॉ विच इज अप्लीकेबल टू टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लस समंदर में कितना अंदर, समंदर में कितना अंदर, 12 नॉटिकल माइल्स। हालांकि जीएसटी में आप 200 नॉटिकल माइल तक के निकल जाते हो, ठीक है, पर लॉ लगाने के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल्स समंदर में। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? अब ये नालायक कोई नहीं पूछेगा कि सर मैं 12 नॉटिकल माइल्स के एंड पे बॉर्डर पे खड़ा हूं तो क्या, प्लीज समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ऐसे सवाल पूछने वाले को हम पहले जेल में डालते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। अच्छा, मेरे को एक और जोर से सवाल आया है, बहुत जोर से आया, पूछो कौन सा? वो तुमने मूवी देखा है बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाईजान देखा है? हाँ ना? उसके अंदर एक लास्ट में सीन है, सीन मतलब अच्छा वाला, ठीक है, उसके अंदर लास्ट में एक सीन है जहां बजरंगी भाईजान इंडिया के बॉर्डर के बाहर खड़े रहते और उधर से वो बच्ची जोर से चिल्लाती है माँ माँ, पहली बार चिल्लाती है जीवन में वो, ठीक है, और फिर वो भाग के आती है, फिर बजरंगी भाईजान उसको पकड़ते हैं, ऐसे हवा में उछालते हैं, वो लड़की हवा में अटकी रहती है, मूवी वही खत्म हो जाती है। बोलो हाँ है ना? याद आया सबको? मुझे तो बजरंगी भाईजान इंडिया के बॉर्डर के बाहर है, पर पाकिस्तान के बॉर्डर के भी बाहर है, वो बीच में है ना। उनको कौन सा लॉ लगा है? उनको लगेगा क्या लॉ ऑफ लैंड अपना? नो सर। यस सर, एक बात, ये सवाल आते कहां से तुमको? हर मूवी देखते हैं मैंने देखा है, यहां कौन सा लॉ लगेगा यार? अब टीचर क्या और क्या सोचेगा टीचर जीवन में? हम सिग्नल पे खड़े रहते तो सोचते हैं कि सिग्नल के अंदर क्या एग्जांपल बन सकता है, तो मेरे को दिखा हो, तो दिमाग में आया तो मैं पूछ रहा हूं उसको कौन सा लॉ लगना चाहिए। उसको एक्चुअली कोई लॉ नहीं लगता। द एरिया इज कॉल्ड एज नो मैन्स लैंड, इट इज गवर्न्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो उसको अगर लॉ लगाने भी है तो यूनाइटेड नेशंस के। बजरंगी भाईजान इज आउट ऑफ द लॉ ऑफ द इंडिया। क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने याद रखना। एनीवेज ही इज आउट ऑफ लॉ ऑफ इंडिया प्रैक्टिकली ऑल्सो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इज कॉल्ड लॉ ऑफ, केवल एक बार उसे लैंड। और वो बच्ची जो हवा में है, जमीन पे आदमी को नहीं लग रहा, उसको तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। सो लॉ ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ लैंड को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो गाइस। कितने पार्ट्स में बोले एक बार उसे? 4। सबसे पहले अभी तक जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, लंबा चौड़ा एक आध घंटे का डिस्कशन, दैट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एक्ट। दैट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एक्ट। अ एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड। एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लोल। आप कंपनीज एक्ट बोल रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ लोल। इनकम टैक्स एक्ट बोल रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ लोल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लोल। एक्ट इज पास बाय ईदर पार्लियामेंट या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? अब जब तुम्हें एक्ट पास करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बट लॉ इज रिक्वायर्ड, बट लॉ इज केवल एक बार से रिक्वायर्ड, तो आप क्या बनाते हो बच्चों? यू क्रिएट ऑर्डिनेंस। यू क्रिएट केवल एक बार से ऑर्डिनेंस। यू क्रिएट केवल एक बार से ऑर्डिनेंस। इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा पास्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर बट नॉट by houses, but need to be passed, but need to be क्या लिखवा जो से passed in next session, next house session में कहूंगा। हाउस मतलब आप ले लो कोई भी हाउस, पार्लियामेंट्री हाउस या स्टेट लेजिस्लेचर हाउस, हाउस सेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्या लिखवा जो से ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इज अ लव स्टोरी बिटवीन अ स्टैंडिंग कमिटी एंड अ प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने देख लिया। चलो, अगर इन दोनों में भी कंफ्यूजन है, देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम और कंफ्यूजन।
प्रॉब्लम और क्या वाले वजह से कंफ्यूजन। तो आप किसके पास जाते हो? तो यू नॉर्मली गो टू डिपार्टमेंट। यू नॉर्मली गो टू क्या बोले से डिपार्टमेंट, कि भैया प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या करे। भैया तुमने ये वर्ड लिखा है, वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या करे। भैया तुमने ये प्रोसेस बोला है पर प्रैक्टिकल नहीं है, बताओ क्या करे। भैया इस लाइन का इंटरप्रिटेशन हमने ऐसा निकाला, तुमने वैसा निकाला, बताओ क्या करे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो गो टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के पास आते हैं 3 पावर्स। पहला नोटिफिकेशंस, ये विजय सर ने बताया होगा ना। दूसरा सर्कुलर्स, और तीसरा क्या है गाइस? रूल्स। तीसरा क्या है? रूल। नोटिफिकेशंस आर चेंजेस। चेंजेस कैन बी एडिशन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है। लॉ से कुछ उड़ा देना है तो भी नोटिफिकेशन है, ऐड करना है तो भी नोटिफिकेशन है, रिप्लेस करना है तो भी नोटिफिकेशन है। क्लियर? इज इट चेंजेस? व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर्स आर क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर्स आर क्या एक बार से क्लैरिफिकेशन। एक दिन तुम्हारा पेट दुख रहा है, बहुत जोर से पेट दुख रहा है, ठीक है, इसका पेट दुख रहा है, नाम बोल भाई। आयुष। आयुष का एक दिन बहुत पेट दुख रहा था। आयुष एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को पूछा, सर मेरा बहुत पेट दुख रहा है, क्या करूं? डॉक्टर ने बोला एसिडिटी। आयुष, सेकंड ओपिनियन इज नेसेसरी इन इंडिया, है ना, एक डॉक्टर के भरोसे पे नहीं बैठ सकते। आयुष गया दूसरे डॉक्टर के पास में, उसको सर बहुत पेट दुख रहा है, बहुत। दूसरा डॉक्टर, तुमको वो गया जो नहीं होना चाहिए था, पात्र घटनाएं काल्पनिक, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में 2 ओपिनियन आना, आयुष कंफ्यूज, अब क्या करूं? तीसरे डॉक्टर के पास, तीसरा, तुमको अपेंडिक्स हो गया। एक बीमारी 4 इलाज, और चारों इलाज अलग अलग इंटरप्रिटेशन के। ऐसा अगर लॉ में हुआ, 1 लाइन 4 इंटरप्रिटेशन, तो डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा ना भाई। तो सर्कुलर लेके आते हैं, भैया इस लाइन का मतलब ये है, ये छोड़ के कुछ और मत मानना। आइडिया क्लियर है? दैट इज सर्कुलर। आइडिया क्लियर है? नेक्स्ट वाला रूल्स। व्हाट इज रूल्स? रूल्स इज अ प्रोसेस। एक, आई होप सो, तुमने बहुत बड़ी चीज, आई डोंट होप सो, आई होप सो निगेटिवली, पॉजिटिवली आई डोंट होप सो, पर निगेटिवली ये चीज हुई हो सकती है शायद तुम्हारे केस में। एक बहुत बड़ा पैरामीटर तुमने मिस किया होगा, ई फॉर्म्स, कंपनीज एक्ट के ई फॉर्म्स। सभी ई फॉर्म्स ये रूल्स में लिखे जाते हैं। कोई भी प्रोसेसिंग के फॉर्म्स है वो रूल्स में लिखे जाते हैं। सेक्शन तो हम याद करेंगे ही, हम ई फॉर्म्स भी याद करेंगे, ये चीज को याद रखना, ठीक है। नहीं याद आएंगे तो अपने पास बहुत अच्छी टेक्निक्स है जो बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है, रेडी हो जाइएगा। तो डिपार्टमेंट ने क्या कह दिया बोले एक बार? नोटिफिकेशन, दूसरा क्या? सर्कुलर्स, तीसरा क्या? रूल। फिर भी तुम्हारी दिक्कत नहीं मिटी, दिक्कत अभी भी दिक्कत ही है, फिर भी यू स्टिल हैव प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स। प्रॉब्लम एंड का बोले से डिस्प्यूट। अगर तुमको फिर भी प्रॉब्लम है जीवन में, अगर तुमको फिर भी शांति नहीं है, तो फिर भाई तुम एंड में एक ही जगह जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एक बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंटरटेन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंटरटेन नहीं करते। सर सुनने में बहुत अच्छा लगा हमें, पर यह है क्या? व्हाट इज क्वेश्चन ऑन लॉ, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? पहली बार जीवन में ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे जिसके बारे में हमें क्वेश्चन है। सो टेल मी, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? एनीवन? तुम क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस पढ़ रहे हो? क्यों तुम पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस नहीं पढ़ रहे, कंपनीज एक्ट का? क्यों तुम ट्रिब्यूनल का केस नहीं पढ़ रहे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, कंपनीज एक्ट का? क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही? व्हाई? तो ये ट्रिब्यूनल के भी केसेस देने चाहिए, वो भी तो काम के हो सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही क्यों? सभी कोर्ट्स के लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, सर सिलेबस मत बढ़ाओ, बहुत अच्छे से सुनना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी सिंगल लॉ ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये डिस्कशन खोलो तो बहुत बड़ा जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा काम का नहीं है, तो आई विल क्रंच इट डाउन, और क्रंच वाला भी बड़ा ही है, थोड़ा प्यार से सुनना। अगर वो बहुत बड़ा खोलूं तो फिर हम वर्ल्ड वॉर 2 से आएंगे, वो अपने को अभी फास्ट ट्रैक में तो वर्ल्ड वॉर में नहीं जा सकते अपन, क्योंकि ऑलरेडी वॉर में है अपन, ठीक है। ऐसा समझ लो ब्रीफ में, जिन कंट्रीज को ब्रिटिशर्स ने रूल किया, और ब्रिटिशर्स के
जो कंट्रीज दोस्त है, जैसे यूएस, ब्रिटिश, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, नाटो एक साइड, और दूसरे साइड जर्मनी, जापान, हिटलर वाले। वर्ल्ड वॉर 2 इनमें हुआ था ना। तो जो ब्रिटिशर्स वाले और फ्रेंडली कंट्रीज है उनमें एक लीगल सिस्टम चलता है, और जो नाटो वगैरह वाले जो है, नाटो नहीं सॉरी, जो जापान और जर्मनी वाले हैं उनके यहां दूसरा लीगल सिस्टम चलता है। हमारे यहां जो लीगल सिस्टम चलता है, अब इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन जो है बाद में, हमारे यहां जो लीगल सिस्टम चलता है, व्हाट इट सेज कि एवरी डिस्प्यूट, हर चीज जो कोर्ट के पास जाती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। वन इज कॉल्ड एज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वन इज कॉल्ड एज क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई मैं नाम बोलो पे से आया, ठीक है, आयुष ना आया। पात्र और घटनाएं काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध, यदि किसी घटना के साथ समानता होती है मात्र संयोग कहा जाएगा। ठीक है, आपका नाम बोलो चैत्या, ठीक है, सेम डू, ठीक है। सो आया ने चैत्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आया, लेट्स टेक दिस, किसने? आया ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? चैत्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आया चैत्या से 24 कैरेट गोल्ड परचेस करेगा। इसलिए आया ने चैत्या को ₹5 लाख का चेक दिया। ठीक, जब ये 24 कैरेट गोल्ड आया तो आया को तो दिखा कि ये तो 18 कैरेट ही है, ये तो 24 कैरेट है ही नहीं। तो आया ने चैत्या के ऊपर केस कर दिया। ये तुम क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तो मैं सुना रहा हूं इसलिए। तो मैं कुछ भी फेरी टेल सुनाऊंगा, सिंड्रेला ने जूते को चूमा या मेंढक को चूमा और उसका राजा बन गया, तो सुनोगे तुम जीवन में? ये मैं सुना रहा हूं इस तरह। व्हाट आई मीन टू से, ये केस का तुमसे कोई रिलेवेंस है? ऐसा है क्या कि ये केस सुनने के वजह तुमको 1-1 ग्राम गोल्ड मिलेगा? नहीं। अच्छा, ये केस में जो भी डिसीजन आएगा इससे तुम्हारे ऊपर कोई असर होने वाला है? दिस विल ओनली अफेक्ट आया एंड चैत्या। प्राइमरी तुमको केस में लग रहा होगा चैत्या का गलती 18 कैरेट गोल्ड दिया। यू नेवर नो आया की वेइंग मशीन ही खराब हो, यू नेवर नो आया ने जो चेक दिया वही बाउंस हो गया हो। फैक्ट कैन बी डिस्टॉर्टिंग, पर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो भी डिसीजन आया, दो पार्टी सफर करेगी, उनका प्रॉब्लम, वो कुछ भी करे, हमारे से कोई लेना देना। दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। When a decision of the case affect only to the parties of the contract is a question of fact. Is it clear यहां तक के? जोर से बोलो हाँ या ना। Now I'll tell you question of law. Question of fact only affect parties to contract. Parties to क्या लिखवा जो से? Contract. Question of law is nothing but a question of fact. बहुत प्यार से सुनना, नहीं तो गियो। Question of law is nothing but a question of fact which affects entire public. क्वेश्चन ऑफ लॉ भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही है, क्योंकि कहीं किसी फैक्ट में दिक्कत आई तो वो कोर्ट के पास आया, पर इसका डिसीजन साला पूरे देश के ऊपर असर करेगा। कहीं कोई डिस्प्यूट मिला, वो कोर्ट के पास आया, पर कोर्ट ने बताने के पहले भी सोचा कि साला मैं कोई बोलूंगा ना तो पूरा देश मानेगा इसको, हो गया क्वेश्चन ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल एग्जाम्पल, गोकुलाष्टमी पता है? गोकुलाष्टमी, गोकुलाष्टमी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है फेस्टिवल, उधर भी बहुत ज्यादा फेमस है, कृष्ण जी जहां पे पैदा हुए। ठीक है, गोकुलाष्टमी में दही हंडी होती है, और दही हंडी फोड़ने के लिए हम पिरामिड्स बनाते हैं, मनोरे, हाँ है ना। और पिरामिड्स में नॉर्मली देखा होगा टॉप का जो बंदा होता है वो एकदम पतला सा, हल्का सा, छोटा सा बच्चा होता है कि जिसको किधर भी उठा के शफल किया जा सके, हाँ है ना। एक केस हो गया मुंबई में, गोकुलाष्टमी में एक मित्र मंडल था, मित्र मंडल ने मनोरे बनाए, मनोरे के ऊपर एक छोटा बच्चा था, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का होगा, वो चढ़ा, उसने मटकी फोड़ी, और मटकी फोड़ने के बाद किस्सा होता है पूरा पिरामिड गिरता है। ठीक है, अगर सोफिस्टिकेटेडली उतारो तो उतर सकता है, पर वो जोश जोश में पिरामिड गिरता है, पिरामिड टूटा, बच्चा ऊपर से नीचे गिरा, परमानेंटली डिसेबल हो गया। बच्चा, मित्र मंडल बिलोंग फ्रॉम स्लम एरिया, घर वालों के पास पैसे नहीं थे, झोपड़पट्टी के लोग थे, गरीब लोग थे, हाथ के ऊपर पेट था, पैसा नहीं था, बच्चे को कहां से भैया, कहां मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे वो, घर वालों के पास पैसा नहीं। घर वाले रोते गए मित्र मंडल के पास कि भैया आपके एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा बच्चा परमानेंटली डिसेबल हो गया, पैसा दो मेडिकल ट्रीटमेंट का। मित्र मंडल भी तो झोपड़पट्टी से ही था,
वो बोले हमारे पास भी तो पैसा नहीं, हम क्या करें। घर वालों को गुस्सा आ गया, बोले ये नहीं चलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ मुंबई, कि बोले क्या चल रहा है, अब हमारे बच्चे का खर्चा कौन देगा, मित्र मंडल तो देने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर इन्होंने केस कर दिया हाईकोर्ट में कि भैया मित्र मंडल ने हमको खर्चा देना चाहिए। हाईकोर्ट में जज जब बैठा था, मित्र मंडल का रिप्रेजेंटेटिव सामने आया, लॉयर, और मित्र मंडल के लॉयर ने क्या बोला होगा, मित्र मंडल के लॉयर ने जज को बोला, जज साहब ये बोल रहे हैं कि इनका बच्चा माइनर है और वो हमारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, इसलिए हमने उनको मेडिकल का खर्चा देना चाहिए। मित्र मंडल ने ये बोला, ये क्लेम कर रहे हैं। पर जज साहब इनका बच्चा माइनर हो या मेजर हो क्या फर्क पड़ता है, रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का राइट बचपन से लेकर हर एक पर्सन को है। इट इज रिलीजियस एक्टिविटी, और तुम रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का राइट बचपन से लेकर हर पर्सन को, पैदा हुआ तो रिलीजन लग गया ना भाई, तो वहां से वो कभी भी कितना भी इन्वॉल्व हो। और अगर कोई बंदा रिलीजियस एक्टिविटी में खुद होकर इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसके लिए डैमेजेस क्यों दे, वो तो खुद की मर्जी से इन्वॉल्व हुआ था, हम डैमेजेस नहीं देंगे। मित्र मंडल ने बोला। इधर से पेरेंट्स बोलते बट नहीं, हमारा बच्चा माइनर है, हमारा बच्चा माइनर है तो रिलीजियस एक्टिविटी में वो खुद इंटर नहीं कर सकता, हमारी परमिशन के सिवा उसने इंटर नहीं करना चाहिए। मित्र मंडल ने हमारी परमिशन नहीं ली, हमको डैमेजेस चाहिए। जज फ्रस्ट्रेशन में आ गया, बोले क्या चल रहा। फिर जज ने, मुंबई हाईकोर्ट के जज ने डिसीजन दे दिया, बोले none of the minor person shall get involved in the religious activity unless and until the permission is taken from guardian। बोले कोई माइनर पर्सन रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक गार्डियन का परमिशन ना आए। बवाल, आप सोचो, आप सोच नहीं पा रहे, बवाल। मतलब बच्चे को कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करना है, पहले पेरेंट्स को पूछेंगे, मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के पहले पप्पा, इधर फटाका फोड़ना है दिवाली का, ये फटाका लिया पप्पा, होली का कलर लगाना है पिचकारी पप्पा, यही करेंगे। मतलब हर रिलीजियस एक्टिविटी, नमाज पढ़ने के पहले, मंदिर में जाने के पहले, चर्च में जाने के पहले, गुरुद्वारा में जाने के पहले पहली रिटर्न परमिशन ले पप्पा से, पप्पा जाऊं क्या। और ग्रुप एक्टिविटीज का क्या, मतलब बच्चा अगर बाहर खेल रहा है, बच्चों का खेल और बच्चों की रिलीजियस एक्टिविटी में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते भाई। बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं, गणपति आया, वो ऑटोमेटिक काम पे लग जाते हैं, उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा खेल है कौन सा रिलीजियस एक्टिविटी है। गणपति में ताशा बजता है, पूना में सबसे बड़ा यहां पे अपने यहां पे फंक्शन होता है, छोटे छोटे बच्चे आके नाचते कि पप्पा पप्पा। बवाल डिसीजन भाई, बवाल डिसीजन। और डिसीजन से फ्रस्ट्रेशन कितना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट बोले, हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, इसको सुधारो। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, सुप्रीम कोर्ट बोले शांति। इसके बाद कोई भी माइनर बच्चा रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो खुद के मन से हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द मित्र मंडल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु इज मेकिंग हिम इन्वॉल्व इन द रिलीजियस एक्टिविटी दैट दे शुड मेक एप्रोप्रिएट प्रोसेसेस फॉर एनी सच मेडिकल हैजार्ड्स लाइक इंश्योरेंस। मित्र मंडल के पास पैसा नहीं है, एक काम करो, बच्चे का इंश्योरेंस निकाल लो प्रीमियम भर के। प्रीमियम कितना, 500 रुपए, इंश्योरेंस 5 लाख, एक ही दिन की बात है ना, 500 रुपए में आ जाएगा। पहले 500 रुपए भरो, इंश्योरेंस निकालो। और डिक्लेयर किया गया कि भैया फिलहाल उस बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट पब्लिक फंड से करवाए, पर नेक्स्ट टाइम से इंश्योरेंस निकलवाना कंपलसरी है। और बच्चे का बर्थ राइट है कि भैया रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। नाउ दिस डिसीजन, मुझे एक बात बताइए, क्या यह डिसीजन सिर्फ वो पेरेंट्स और मित्र मंडल के ऊपर असर कर रहा है? यह डिसीजन तुम्हारे ऊपर भी और तुम्हारे बच्चों के ऊपर भी असर करेगा, और तुम्हारे बच्चों के बच्चों के ऊपर भी। कितने तुमने प्लान नहीं किए होंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम पर असर करेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर। नो, एक और छोटा सा केस बोलता हूं, बहुत सीवियर सा केस है, तगड़ा सा, सब 18 साल के ऊपर है, ये सोच के बोल रहा हूं। केस है रेप का, ठीक है, बहुत घिनौनी चीज जो हो सकती है, दैट इज रेप। बट बोलना जरूरी है, एज यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। एक माइनर लड़की थी, वेरी अनफॉर्चुनेटली वो माइनर लड़की का रेप हुआ। आफ्टर रेप मुजरिम के साथ जो होता है वो तो चलो ठीक है, उसको चढ़ा देना चाहिए फांसी पे, हमारे हिसाब से तो सूली पे लटका देना चाहिए बीच चौक में।
पर बच्ची का क्या? बच्ची के पास रेप, बच्चे के ऊपर रेप हुआ, शी वेंट इनटू मेंटल ट्रॉमा, बच्ची गई कोमा में, 15-16 साल की होगी, कोमा में गई। टू हर अनफॉर्चुनेशन शी ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट। अब लड़की है कोमा में, ऊपर से प्रेग्नेंट है। इंडिया में लॉ है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में फीटस जो होता है, पेट में जो बच्चा होता है, उसका एज 15 वीक्स पार कर गया, 15 वीक्स अगर पेट के बच्चे का एज पार कर गया, तो तुम उसको लीगली अबॉर्ट नहीं कर सकते, उसे मर्डर कहा जाता है। दूसरा, तुम जेंडर इंडिया में जान नहीं सकते। बाहर के देशों में ऐसा नहीं, बाहर के देशों में तुम जेंडर जान सकते, पर इंडिया में नहीं। सो एज टू सेव द फीमेल, बोलो हाँ है ना। अब लड़की है कोमा में, वो है प्रेग्नेंट, वो आई 20 वीक बाद होश में। कोमा में तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते उसका। 20 वीक्स बाद होश में आई। टू हर सेकेंड शॉक, पहले तो शी वॉज ब्रूटली रेप्ड, टू हर सेकेंड शॉक शी वॉज ऑल्सो प्रेग्नेंट विद 20 वीक्स फीटस। वो परेशान हो गई, लाइफ तो तहस नहस हो गई, करे क्या? लॉ कहता है 15 वीक के ऊपर अबॉर्शन नहीं कर सकते। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट बोले वो तो मुजरिम को तो मारो, उसको लटकाओ, पर इस बच्ची का क्या, इसको तो लाइफ का सवाल है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ देखा, बोले बात तो सही है, 15 वीक के ऊपर अबॉर्शन नहीं कर सकते भाई, अब क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया भाई एक्सेप्शन। अच्छा, ऐसा नहीं बोला जाओ अबॉर्ट कर दो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इफ सच अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हैपेंस इन एनी ऑफ द गर्ल्स लाइफ, in such a situation the girl will have a right to decide whether she want to have a baby or not। ऐसा नहीं अबॉर्ट कर दो, क्योंकि जब पेट में बच्चा होता है तो कुछ इमोशंस भी जनरेट होते हैं, और कई बार लड़कियां ये डिसीजन नहीं ले पाती कि अबॉर्ट करना है करके। उसके साथ प्यार हो जाता है, बच्चे के साथ कुछ भी ना हो तो इट्स योर एलिमेंट इटसेल्फ, तुम्हारी जान है उसके अंदर। तो इट इज अ डिसीजन ऑफ द गर्ल टू डिसाइड to whether to abort a child or not। प्यारा डिसीजन। ऐसा कभी नहीं चाहते हम कि इंडिया में ऐसा कुछ कभी हो वापस से, पर इन केस कभी ऐसा हुआ तो क्या हम ये डिसीजन यूज कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये दोनों केस पहले सिर्फ फैक्ट्स थे, ये दोनों केस पहले सिर्फ क्या थे? फैक्ट। पर आप देखिए इनके डिसीजन से एक ऐसा क्या बन गया? क्वेश्चन ऑफ लॉ। और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरवेन करता है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ पूरे पब्लिक के ऊपर असर करता है। इसीलिए तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि तुम पब्लिक के कंसल्टेंट्स हो, इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस तुम्हें पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम आगे जाके पब्लिक के कंसल्टेंट बनने वाले हो, तो वो लॉ तुम्हें पता होना चाहिए जो पब्लिक के ऊपर असर करता है, वो है क्वेश्चन ऑफ लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड ऑल दीज 4 थिंग्स, एक्ट, ऑर्डिनेंस, डिपार्टमेंट के क्लैरिफिकेशंस एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस, टुगेदर ऑल ऑफ देम इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लैंड। इज इट वेरी क्लियर? अब समझ में आ रहा है कि हम हर चीज क्यों पढ़ रहे हैं। भाई वी आर रीडिंग, अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस पढ़ रहे थे, सोलोमन वर्सेस सोलम, चिनैया वर्सेस रामैया। अब समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? बोलो हाँ है ना। इट इज बिकॉज दोज आर अफेक्टिंग पब्लिक। इज इट वेरी क्लियर? क्यों सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्यों ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया पक्का सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली? लाइव स्ट्रीम में भी मुझे कृपया बताइएगा कि भाई साहब आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मैं चाहूंगा इसको कॉपी कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। पेज को थोड़ा सा सेल्फी खींचते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, तो पेज लैंडस्केप ले लेना। ठीक है, आड़ा करके। कोई दिक्कत है लाइव स्ट्रीम में जरूर बताइएगा।
श्रीलंका की हालत खराब है, ये भी पता है ना आपको? श्रीलंका के उन्होंने वाटर कैनॉन फायर किए श्रीलंकन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, तो सभी प्रोटेस्टर्स शैम्पू लेके आए थे इन्होंने वाटर कैनॉन फायर किए, वो शैम्पू लगाने बैठ गए सबके सब। जस्ट इमेजिन। इस बार लॉ में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए लड़की ने 82 मार्क्स। ठीक है, तो इफ पॉसिबल मैंने उसको रिक्वेस्ट तो किया है कि तेरा आंसर शीट मुझे चाहिए, पर आंसर शीट मांगने के लिए रीटोटलिंग करना पड़ता है, सो थोड़ा सा डर है उसको। बट अगर मिल गया तो आई विल शो यू, इवन आई विल शो यू ऑफ द फाइनल्स ऑल्सो। फाइनल के बच्चे भी आंसर राइटिंग जो करते हैं वो भी, अगर मेरे पास आंसर शीट आए तो मैं बताऊंगा, सिर्फ वो बुलाए, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो 82 मार्क्स है, आई गेस उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फाइनल में तो 87 90 मार्क्स इज द हाईएस्ट। सो अगर मुझे इनके रैंकर्स के मार्कशीट में ये मिले आंसर शीट, आई विल शो यू कि कैसे लिखा है इन्होंने। ठीक है, एनीवेज हम 30 दिन प्रैक्टिस तो करने ही वाले हैं क्लास में ही और साथ में होमवर्क में, तो उसमें सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम। बट एक बार आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखे, बिकॉज ये 30 दिन में हम क्या पढ़ रहे हैं उसका फायदा तभी है जब आखिरी 3 घंटे आपके मैनेज हो रहे हो, एंड आंसर शीट्स विल जस्टिफाई कि आपके 3 घंटे आखिरी आप मैनेज कैसे कर रहे हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्रैग करूं? Done everybody? सबका हो गया पक्का? ओके, अभी हमने क्या पढ़ा बोला एक बार जोर से, लॉ ऑफ लैंड। हम एक एक बेसिक खत्म करते जा रहे हैं। नाउ लास्ट बेसिक विच इज रिमेनिंग, जो हमें अभी पढ़ना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है, इट इज कॉल्ड ऑथोरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तुमने इसके पहले कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा ऑफकोर्स। आरओसी सुना है? व्हाट इज आरओसी? रजिस्टर, लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा रे मैंने, आई एम आस्किंग यू आरओसी कौन से टाइप का अथॉरिटी है।
और कौन सा टाइप के कंपनीज को आरओसी गवर्न करता है? अच्छा, आपने एनसीएलटी भी सुना होगा। एनसीएलटी कौन सा टाइप का अथॉरिटी है? See, this is a issue, ठीक है? प्लीज डू अंडरस्टैंड केयरफुली। मतलब आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट स्टिल मतलब मुझे नहीं समझ आता है जब तक आपको उस एक्ट के अथॉरिटी ही नहीं पता, यानी उसे मैंने 148 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए, कैसे? नॉट पॉसिबल, बिकॉज अथॉरिटी इज 95%, लॉ ड्राफ्टिंग इज जस्ट 5%। तुम्हें अथॉरिटी पढ़े बगैर, देखो 4 चीजें पढ़े बगैर तुमने लॉ शुरू ही नहीं करना है। गुरु मंत्र ले लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। तुम्हें बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनना है, जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारनी है और इसी बेसिस पे गुजारनी है, तो लॉ के बेसिस पे, मतलब कोई भी लॉ, इवन इनकम टैक्स, जीएसटी, 4 चीजें पढ़े बगैर लॉ शुरू ही नहीं करने का। कौन सी 4 चीजें? पूछो कौन सी 4? हिस्ट्री। एक बार सब जन जोर से बोलो, क्या बोलना? लॉ साला कौन से सर्कमस्टेंसेस में आया, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपको आइडिया आएगा लॉ क्यों आया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सब जन बोलो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कल मैंने आपको 43, 44 एंट्री नंबर दिखाए, याद है, यूनियन लिस्ट के? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कोई भी लॉ शुरू करने के पहले एंट्री नंबर ढूंढ लेने का कहां फंसता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कहां फंसता है, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड वाला, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। लॉ में घुसने के पहले ही ऑथोरिटी स्ट्रक्चर आंखों के सामने छपा हुआ होना चाहिए, तो तुम्हें पता रहेगा कि ये ऑथोरिटी यहां क्यों। तुमको बोल दिया यहां एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा, तुमने मान लिया लगेगा, क्यों लगेगा? आरओसी का क्यों नहीं? अगर आरओसी मेन अथॉरिटी तो उसका लगाओ, और अगर आरओसी अथॉरिटी तो सीजी क्या है, उसका क्यों अप्रूवल नहीं? हालांकि तुम्हारे लिए सीजी अप्रूवल मतलब बहुत सिंपल चीज है, जहां कोई अप्रूवल याद ना है वहां ऐसे नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज 95%, वो लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। एंड लास्ट चीज, चैप्टर स्ट्रक्चर, कि कितने चैप्टर है और कौन सा चैप्टर कौन से सेक्शन से शुरू होता है और कौन से सेक्शन पे खत्म होता है, ये भी पता होना जरूरी है। 4 चीजें, एक बार वापस बोलो। पहला कौन सा? हिस्ट्री। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तीसरा ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? मैंने आपको हिस्ट्री कंपनीज एक्ट का ब्रीफ में कमेटी कैसे पास हुआ सब बोला। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, एंट्री नंबर 43, 44 हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ वी आर एट ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, और हमारा ये होने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? चैप्टर स्ट्रक्चर। क्लियर है? चैप्टर स्ट्रक्चर एक बार हाथ में आ गया ना, तो तुमको ऐसा लॉ के ऊपर खुद का ऐसे हैंड लगेगा। 10 के 10 चैप्टर अगर तुमको स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन के साथ याद हो गए तो तुमको घुमाना आसान हो जाएगा। क्लियर है? महाराष्ट्र राज्य का मैप पता हो और कौन से जगह पे कौन सा जिला है पता हो, तो तुम खुद जान सकते हो कि मैं यहां से यहां पहले जा सकता हूं, यहां से यहां बाद में जा सकता हूं। सिंपल, दैट इज चैप्टर स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो अब अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखेंगे। बहुत गौर से ध्यान देना बच्चों, ये बहुत काम की चीज है, तुम्हें ये पता होना चाहिए था, बट ठीक, इट्स ओके। पर नेक्स्ट टाइम से व्हेनेवर यू गो फॉर दिस, यू मस्ट रिमेंबर द अथॉरिटी स्ट्रक्चर। कोई भी लॉ शुरू करने के पहले व्हाट यू शुड डू फर्स्ट इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर। आ जाइए, प्यार से समझेंगे, ठीक है? इसमें आपको आरओसी भी समझेगा, एनसीएलटी भी समझेगा, कौन क्यों आया ये भी समझेगा, ठीक है? नमस्ते। क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हु इज द चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? निर्मला सीतारामन जी दीदी। सर आप सबको गालियां देते हो पॉलिटिकल पार्टीज में, मोदी जी को भी देते हो, पप्पू जी को भी, अपना ऐसा ही काम है, ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए अपन सब पार्टी पे भरोसा करते हैं और किसी को वोट नहीं करते, ठीक है? लेट्स गो। सो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन जी, और उसको हमने डिवाइड करके रखा है 2 पार्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे 2 पार्ट। जब भी आपको कंपनीज एक्ट में बोला जाए सीजी अप्रूवल, तो एक्चुअल सीजी अप्रूवल नहीं होता, वो होता है एमसीए का अप्रूवल। पर हम लिखते वक्त सीजी अप्रूवल ही लिखते हैं। एमसीए इज अ पार्ट ऑफ सीजी, इट इज अ मिनिस्ट्री। 35 मिनिस्ट्रीज मैंने बोला, उसमें से एमसीए इज 1, ठीक है? तो सीजी अप्रूवल बोला तो कौन सा अप्रूवल? एमसीए, ठीक है? ये थोड़ा तुम फाइनल पे जाओगे तो और क्लियर होगा। जब भी सीजी अप्रूवल लिखता है तुमको स्पेसिफिक मिनिस्ट्री आती है, ठीक है? जैसे अगर तुम टेलीकम्युनिकेशन वाला
कोई अप्रूवल ले रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। तुम अगर कोई कल्चरल टूर या एजुकेशन का अप्रूवल ले रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसे अप्रूवल आते हैं। क्लियर है आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल अथॉरिटी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज जुडिशियल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अथॉरिटी मतलब जो एडमिनिस्टर करेगा, कंट्रोल करेगा, हेल्प करेगा नॉर्मल प्रोसेसिंग के अंदर कि भैया कंपनी बनानी है, हम हेल्प कर रहे हैं। कंपनी बनने के बाद चलानी है, हम हेल्प कर रहे हैं। एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स फाइल करना है, हम हेल्प कर रहे हैं। कंपनी मिटानी भी है, हम हेल्प कर रहे हैं। पर अगर इस पूरे प्रोसेस में तुमने झगड़ा किया, डिस्प्यूट किया, तो हेल्प करने के लिए जुडिशियल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काम करने के लिए, जुडिशियल अथॉरिटी झगड़े मिटाने के लिए। जुडिशियल, जजमेंटल, जज मतलब डिस्प्यूट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज रीजनल डायरेक्टर, सेकंड इज लिक्विडेटर। रीजनल डायरेक्टर के नीचे आता है आरओसी और साइड में लिक्विडेटर। सर ऐसा क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्यों रीजनल डायरेक्टर, लिक्विडेटर? एक्टिव कंपनीज जो होती है, जो काम करने वाली कंपनीज होती है, अभी एक्टिव है। इंडिया में वैसे कितने कंपनीज है? इंडिया में 15,30,000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है, 15,30,000 से ज्यादा। पर वो सभी की सभी काम कर रही है क्या? नहीं, कुछ लिक्विडेशन में होगी, ऐसा कहा जाता है, नॉट ए एग्जैक्ट नंबर। पर 15,30,000 में से कहा जाता है 1.5 से 2 लाख कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक तो बैंकरप्सी पे होगी, नहीं तो लिक्विडेशन में होगी। तो उन कंपनीज को तो अलग रेगुलेशन लगनी चाहिए ना, उनको अलग लोगों ने देखना चाहिए। सो जो डॉर्मेंट या लिक्विडेटिंग कंपनीज होती है उनके लिए होता है लिक्विडेटर। दीज आर नॉन एक्टिव कहेंगे हम। कौन सा बोले एक बार से? नॉन एक्टिव। तो आपने देखा ना कई जगह पे आपको लिक्विडेटर का अप्रूवल होगा, स्पेसिफिकली इन चार्जेस वाला चैप्टर, वहां आपको लिक्विडेटर रिसीवर का ज्यादा रेफरेंस है। क्लियर है? आप ये इंटर पे, फाइनल पे जब आप जाओगे वाइंडिंग अप वगैरह चैप्टर, तो वहां तो पूरा लिक्विडेटर है, आरओसी को कोई पूछता भी नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज। अब इंडिया में रीजनल डायरेक्टर से बच्चों 7, ये 7 रीजनल डायरेक्टर मेन है। इनके नीचे आते हैं आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रीजनल डायरेक्टर 7 है तो ये 4-5 आरओसी का रिपोर्टिंग लेते हैं, 4-5 आरओसी को गवर्न करते हैं। और आरओसीज एक्चुअली कंपनी से कनेक्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन ऑल्सो टैली, देयर आर 25 आरओसीज, 25 आरओसीज है। नॉर्मली आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेपरेट होने की वजह से, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज बनने की वजह से आरओसी का नंबर अभी अभी बढ़ा है। पहले 22 आरओसीज हुआ करते थे, ठीक है? अभी 1-2 साल में, आई एम नॉट रॉन्ग, 24 या 25 है। वी विल जस्ट टेल इट, नॉट ए इशू। लिक्विडेटर का नंबर वेरिएबल है क्योंकि लिक्विडेटर्स जो है ना, ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, फीस बेसिस पे। तो जो अच्छा सर्विस, अच्छा फीस देगा वो लिक्विडेटर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा। गवर्नमेंट इनको ऑफिशियल लिक्विडेटर कहता है। जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ लिक्विडेटर उसको ऑफिशियल कहते हैं। और आपको पता है लिक्विडेटर कौन बन सकता है? हम लोग। सीए में हम लोग सीए बनने के बाद इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की एक एग्जाम दे तो हम लिक्विडेटर बन सकते हैं। और आपको बताऊं, एक्टिव कंपनीज के प्रैक्टिस से ज्यादा लिक्विडेशन कंपनीज का प्रैक्टिस बहुत बड़ा है। पूछो कैसे? सुनना चाहोगे 1 मिनट के लिए? इंडिया का रिव्यू लेना, हर साल 1 लाख कंपनीज रजिस्टर होती है, एवरी ईयर 1 लाख एवरेज। हम 75 ईयर्स से इंडिपेंडेंट है। चलो 1956 कंपनीज एक्ट था हमारा, तो हम 70 ईयर्स से इंडिपेंडेंट है, राइट? 70 लाख कंपनीज रजिस्टर हुई होगी। एग्जिस्ट कितनी कर रही है? 15,30,000। मतलब 55 लाख कंपनीज लिक्विडेट हो गई है। तो बिजनेस काय में है? लिक्विडेशन में। लोग बनेंगे नहीं, एक्टिव कंपनी, ब्यूटीफुल कंपनी, मिटाना, बंद करवाना। दिस इज अ बिजनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम एखादी मस्त 50 करोड़ के नेटवर्थ वाली कंपनी लिक्विडेट करो 2-3% अंदर, पर ये रिस्की भी है क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वो खुद के पैसे नहीं दे पा रही, तुम्हारे कहां से? ठीक है? तो लिक्विडेशन इज अ वेरी गुड बिजनेस। इसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में आईपीस कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तुम ही लोग जो आईबीसी का एग्जाम पास करोगे तुमको ही आईपीस कहा जाएगा, एंड आईपीस ओनली कैन बिकम लिक्विडेटर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये स्ट्रक्चर है अथॉरिटी का। आरओसी
इज फॉर एक्टिव कंपनीज, रीजनल डायरेक्टर फॉर एक्टिव कंपनीज, डोरमेंट कंपनी, नॉन एक्टिव कंपनी कौन आएगा, लिक्विडेटर। पर ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं, डिस्प्यूट नहीं है। अगर झगड़े हुए डिस्प्यूट आए तो आए जुडिशियल अथॉरिटी में। जुडिशियल अथॉरिटी में सबसे पहले एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके ऑल ओवर इंडिया 11 बेंचेस है। कितने बेंचेस है, 11। एनसीएलटी से भी आपका मन नहीं भरा तो एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, पहला वाला ट्रिब्यूनल, दूसरा वाला अपीलेट, क्योंकि उसके खिलाफ अपील हो रहा है। इसके भी 11 बेंचेस ही है। और इससे भी मन नहीं भरा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। आज अभी इसी वक्त से, इस सेकंड से, यहां से लेके मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी, एक चीज याद रखना, कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता। जिंदगी में तुमने थोड़ा बहुत फेंका होगा हाई कोर्ट में डिसाइड, कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं। कोई बोले तो ही मानने का नहीं। ये तुम्हारे जहन में रग रग में घुली जाने वाली चीज है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं पर्सनल लेवल पे, और जिसको कंपनी लॉ अच्छे से मालूम है वो पर्सनल लेवल पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे कंपनी एक्ट में हाई कोर्ट बोलना, इसके बाद जीवन में तुमने कभी 30 दिन में बोला, मैं वही गोली मार देगा। समझ में आया? मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी। फिर मरने के बाद तुम कब्र के अंदर हो, मैं कभी आया तुम्हारे कब्र पे ऐसे उठे, उठ मिट्टी विट्टी उठा के, मैं पूछूंगा कंपनीज एक्ट में तुमने बोलना हाई कोर्ट नहीं होता, वापस सो जाना, मिट्टी में डालेगा। बहुत ज्यादा आंसर पसंद आया तो साइड में आके भी सोएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। तो कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता। पर यह चीज तुमको समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम तो गजनी हो ना, क्योंकि गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है, तुम्हारा तो वो भी मानता है। बोलो ना हाँ या ना। तो एक मस्त प्रोसेस अपने क्लास में होता है, पूछो कौन सा। इस चीज को ना, इस एक ही सेंटेंस को, जो ऐसे सेंटेंस होते बहुत काम के होते हैं और जो मैं सह नहीं सकता, जिसमें गलती करना, वो ना अपन 25 बार लिखवाते हैं। वैसे तो 20 ही बार लिखवाते हैं, पर 5 टॉपअप के, क्योंकि तुमको फास्ट ट्रैक बैच की वजह से घर से लिख के लाना पड़ेगा। ठीक है? तो आज घर पे जाने का फर्स्ट होमवर्क ऑफ दिस क्लास, कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता। ये जो कल लिख के नहीं आएगा, हां बाहर नहीं, वो क्लास के अंदर ही रहेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा। समझ में आया? पूरा 2 घंटा ईमानदारी से जो होमवर्क नहीं करेगा वो क्लास के अंदर 2 घंटा खड़ा रहेगा। कंसेप्ट समझ में आया? क्यों जरूरी है, क्यों ये लिखना जरूरी है? मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें आज पता चला होगा, बहुत सारे बच्चों को आज पता चला होगा कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता, हालांकि तुम एग्जाम देके आए हो। बात की गहराई को समझ रहे हो? ये अभी समय नहीं था ये जानने का, ये तभी था। क्लियर है? ये अभी पता चल रहा है, तो एटलीस्ट जब जागो तब सवेरा। तो आज अपने को लिखने का है। समझ में आया पक्का एवरीबॉडी? ऐसी अपने पास 10 एक चीजें हैं, तो तुम 250 लाइन्स तो मान के चलो, ये करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मैं नहीं सह सकता, मेरे बच्चे ने जाके किसी को बोला और कंपनी में वो हाईकोर्ट का डिसीजन इधर आ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखने का। क्लियर कंसेप्ट? एक बार जोर से बोलो, पूरी ताकत से, कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता। बोलो एक बार जोर से, और कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता। बोलो। लाइव स्ट्रीम वाले मेरे को कमेंट में चाहिए, जिसने कमेंट नहीं किया उसको उसके एक्स की कसम। ठीक है? तुम्हारे लिए जो पैदा हुआ है वो शादी में पहुंचेगा ही नहीं, याद रखना, मैं बता रहा हूं तुमको। ठीक है? कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता, मेरे को यहां पे कमेंट्स में चाहिए सब लोगों से। आइडिया क्लियर है? नाउ दिस इज योर जुडिशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर। तुम्हारे डिस्प्यूट हुए ये यहां पे सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज अथॉरिटी स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, देयर इज रीजनल डायरेक्टर, आरओसी लिक्विडेटर। जुडिशियल प्रॉब्लम है, देयर इज अ एनसीएलटी, नैकलैट, सुप्रीम कोर्ट। अब तुम्हें यह जरूर पता होगा कि जब तुम्हें अप्रूवल बोला होगा एनसीएलटी का, मतलब तुम समझ जाना ये डिस्प्यूटेड मैटर हो सकता है। जब तुम्हें आरओसी का बोला तुम समझ जाना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। जब तुमको लिक्विडेटर बोला समझ जाना है वाइंडिंग अप फाइंडिंग अप वाली कंपनी है, नॉन एक्टिव, उसको संभालने का काम है। आइडिया क्लियर है? इतना भी बहुत बड़ी चीज है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। सो दिस इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर। मैं चाहूंगा लिख लीजिए प्लीज।
किसने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिया है लॉ का? ओके, श्योर, डन, एवरीवन डन। सो यहाँ आपका ऑथोरिटी स्ट्रक्चर होता है खत्म। यहां तक समझ में आया पक्का? हाँ है ना? सिंपली मुझे एक बार टैली करने दो, जितने बेसिक मेरे को देने थे वो मैंने दे दिए क्या, ठीक है, कंटेंट वाइज। ओके ओके, जम्मू कश्मीर का पढ़ा के फायदा है नहीं वैसे, फाइन, जितना जरूरी था उतना तो मैंने दे दिया। सिर्फ एक काम करना, आप कल जब आओगे आप उस वक्त, ठीक है, क्योंकि कल अपने को एक थोड़ा सा तगड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें सेक्शंस नंबर याद करने हैं। आई एम गिविंग यू ऑप्शन राइट ऑन द फर्स्ट डे, करने हैं या नहीं करने हैं। कंफर्म 148 सेक्शन याद करने हैं। मैं जो बोलूंगा करोगे, कंफर्म करोगे, बिना सोचे समझे, दिमाग नहीं लगाने का, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसी प्रोसेस के थ्रू हजारों बच्चे गए हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू तुम भी जा रहे हो, याद होंगे वो मेरी गारंटी, पर तुमने क्वेश्चन नहीं करने का। तो कल एक काम करने का, रजिस्टर देना मुझे, ठीक है। अभी तक तुमने बेसिक बेसिक लिखा होगा पहले 5-10 पेजेस में, ठीक है। कल से ये पेज है, ये 1 ये 2, हमारे लिए पूरा एक पेज, हमारे लिए पूरा क्या है बोले एक बार वैसे, एक पेज। और यहां से तुमने नियरली व्हाट वी कैन से 30 पन्ने, ठीक है, 30 लाइक दिस, ये 20-600, ठीक है। 30 मत करना, पहले 10 ही करके आओ। मार्जिन तो है ही, यहां पे हमको सेक्शन नंबर्स लिखना है। व्हाट मैं क्यों करवा रहा हूं ये जरा ध्यान देना। यहां पे आपकी मार्जिन होगी, यहां पे आपका सेक्शन का नाम आएगा। कल मैं आपको पूरे 148 सेक्शन नाम लिखवा के देने वाला हूं, सिंपल एज दैट, ठीक है। सुना भी होगा तुमने, रेगुलर में करते हैं, फास्ट ट्रैक में भी करना है। सेक्शन नंबर आएगा, यहां पे अपने को पूरे सेक्शन का नाम लिखना है, पूरे 148, चैप्टर वाइज हेडिंग बीच बीच में आएंगे, और हर एक सेक्शन का नाम नंबर हम एक एक लाइन छोड़ के लिखने वाले हैं। 148 सेक्शन है, सब सेक्शंस और डेफिनेशंस वगैरह ऐड कर दो तो तुम समझ लो 200। तो 200 आपको लिखने हैं, उतने पन्ने, 200 लाइंस प्लस चैप्टर के 10 लाइंस, मतलब 225 लाइंस और चाहिए। 225 लाइंस तुम्हें चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हम एक एक लाइन छोड़ के लिखने वाले हैं ना, तो नियरली 500 के आसपास लाइंस
जितने पेजेस में खत्म होता है, 500 लाइंस जितने पेजेस में खत्म होता है उतने पेजेस तुमने ड्रॉ करके लाने हैं। ठीक है, 500 लाइंस तक ड्रॉ करके लाने। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 500 लाइंस, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है जीवन में, तो उतने पेजेस तुमने ड्रॉ करके लाने हैं, 500 लाइंस तक ड्रॉ करके लाने हैं। सेक्शन नंबर, पेज के ऊपर नाम आएगा, और इधर का जो पेज है, क्योंकि हमारे लिए तो पूरा पन्ना है, तो ये पूरा एक मिला के, अब जैसे इसके ऊपर 20 लाइंस है ये, इफ वी से, तो ऐसा ये पूरा एक पन्ना, ऐसे 20 लाइंस का ये एक पन्ना हुआ, तो ये आपको 500 लाइंस तक ड्रॉ करना है, 500 लाइंस। तो मल्टीप्लाइड का मतलब ये 20 पन्ने तो तुम्हारे हो गए, ऊपर से 5, तो 20 तो ड्रॉ करके ला लेना। ठीक है, दिस इज 1, तो ऐसे 20। ठीक है, यहां पे आपका नाम आएगा। इधर के जो कॉलम्स है उसमें आपने एक काम करना, सेक्शन नंबर, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं, वो तुमने फोटो खींच लेना आज, और कल जाके वो ड्रॉ करके लाना उसी साइज में। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं, बट आपको याद रखना ये हमारा क्या है, पूरा एक पेज। ऐसे आपको कितने ड्रॉ करके लाने हैं? 20 मिनिमम। ठीक है, टाइम पे आप चाहिए तो ड्रॉ कर सकते हो, पर करके लाना, सो दैट आपका यहां का समय बचेगा। ठीक है, ओके, तो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूं कि मुझे क्या दिखना चाहिए कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले समझ लो, लिखना मत, फोटो खींच के लेके चल जाना। ठीक है, सो इफ वी से दिस इज योर पेज 1 एंड इफ वी से दिस इज योर पेज 2, ठीक है, सिमेट्री थोड़ा सा, दिस इज योर पेज 1 एंड दिस इज योर पेज 2। पेज 1 में तो आपका मार्जिन ऑलरेडी ड्रॉ होगा, जिसके पास नहीं है वो मार्जिन ड्रॉ कर ले, वो आपका सेक्शन का कॉलम होगा, एंड इधर नेम ऑफ सेक्शन आएगा। ठीक है, चैप्टर का भी नाम हम उसी के बीच बीच में लिखते जाएंगे। ठीक है, ये आपका पेज 1 इसी में यूटिलाइज होगा। फिर पेज 2 के अंदर आपका पहला कॉलम आएगा, जो छोटा कॉलम रहेगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। मतलब इस सेक्शन के साथ और कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए, कि ये 2-3 सेक्शन एक साथ पढ़े तो मजा आ जाएगा, ऐसा वाला। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट में नेम क्लॉज की अगर हम बात करें, तो नेम क्लॉज सेक्शन 4 मेमोरेंडम में भी है, सेक्शन 13 अमेंडमेंट ऑफ नेम में भी है, और सेक्शन 16 कंपल्सरी अमेंडमेंट में भी है। तो नेम के लिए आपको 3 सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है? तो क्रॉस रेफरेंस, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर दूसरा आपका जो कॉलम आएगा वो थोड़ा सा मीडियम साइज का आएगा। दिस इज स्मॉल, कि आप सिर्फ सेक्शन नंबर लिख पाओ। दिस इज मीडियम, क्योंकि इसके अंदर हम अप्रूवल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोले एक बार उसे? अप्रूवल्स। ये थोड़ा सा बड़ा कॉलम होना चाहिए। फिर एक और मीडियम साइज का कॉलम, जिसमें हम ई फॉर्म्स लिखेंगे, कि कौन से रिलेवेंट ई फॉर्म्स है उस प्रोसेस के लिए, वो लिखेंगे। ठीक है, एंड फिर लास्ट वाला कॉलम, जो अगेन थोड़ा सा मीडियम लेवल का रहेगा, दिस इज हम कॉलिंग स्पेशल कंटेंट, कि उस सेक्शन में कुछ स्पेशली याद रखना है क्या आपको। ठीक है, अब रेगुलर बैच में तो हम इसको फिलअप करवाते थे। ठीक है, मैं फास्ट ट्रैक में आपको इसको होमवर्क दूंगा और दूसरे दिन लाके टैली करवाऊंगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे रेगुलर बैच के, क्योंकि देखो हमको कहीं ना कहीं समय सेव करना है, एंड तुम्हारा एक 20 सेक्शन का पूरा चैप्टर होने के बाद इस चीज को पूरे प्रोसेस में कंडक्ट करने के लिए नियरली 1 आध घंटा लगता है, विच इज सब्सटेंशियल फॉर अस। तो मैं ये कर दूंगा आपके लिए, सभी के लिए, लाइव स्ट्रीम हो, जीडीपीडी हो, कि ये तुमको मैं होमवर्क दूंगा। होमवर्क में तुमने इसको रफ में लिख के लाना है पेंसिल वगैरह से, दूसरे दिन आके हम टैली कर सकते हैं। पर उसमें भी समय का क्रंच रहा, तो मैंने जो रेगुलर के स्पेसिफिक वो वीडियोस जो लिए हैं, जिसमें मैंने ये फिलअप करवाया है, वो वीडियोस मैं आपको एडिशनली प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब ये 30 लेक्चर्स छोड़ के। तो तुम्हारा उसका दिक्कत ही नहीं रहेगा, तो मेरे साथ ही ये पूरा का पूरा चार्ट बना लोगे तो दिक्कत ही नहीं, तो मैं तुमको एडिशनली प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो इंथुसियास्टिकली इसको बनाएगा, सिंपली ये अगर तुमने किया तो 25 पेजेस तुम्हारे बर्ड आई व्यू बन जाएंगे। उस केस में होगा क्या, तुमको सेक्शन, कुछ केसेस में तुमको सेक्शन खोलने की जरूरत भी नहीं दिखेगी, तुमने ये पढ़ लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि उसमें और है क्या, क्रॉस रेफरेंस आ गया, अप्रूवल आ गया, भाई साहब ई फॉर्म्स आ गया, और तुमको जो सेक्शन में याद रखना है वो यहां लिख लिया तुमने। ठीक है, और इसलिए 1 बाय 1 लाइन छोड़ के हम सेक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि हमको स्पेस भी लगे। अब जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी है उसने 2 लाइन छोड़ के लिखना, वैसे 1 लाइन में काम हो जाता है, पर जिसका हैंडराइटिंग बड़ी उसको मालूम है कि मेरा नहीं होता भाई, उसने 2-2 लाइन छोड़ के सेक्शन लिखना, फिर उसके लिए इक्वेशन ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, उसको 60 पेजेस बनाने पड़ेंगे, 60-70। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, यस और नो, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? सो क्या शॉल वी कंडक्ट दिस प्रोसेस? बोलो हाँ ना। सो कल 20 पन्ने आपको ऐसे बना के लाने हैं। कितने बोले एक बार? 20 लगने तो आई गेस 25 वाले हैं, पर 20 बना के ला लो, टाइम पे अपन चाहिए तो ड्रॉ कर लेंगे बाद में। ठीक है, ये मेरे को कल चाहिए। कल हम चैप्टर का पूरा लिस्ट याद करेंगे, 10 के 10 चैप्टर, स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन दोनों याद करेंगे, और इस लिस्ट को कल हम सेक्शन और सेक्शन नंबर लिख लेंगे और नाम लिख लेंगे। ये कल ही कंप्लीट नहीं होगा, ये ओवर द पीरियड आपका जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे रिवाइज हो के ही कंप्लीट हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस?
सबको समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? अंडरस्टूड प्रॉपरली? चले, तो इसका फोटो खींच लीजिए आप चाहिए तो, ठीक है? कल ये ड्रॉ करके लाइएगा एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच बेटा यश, बहुत बढ़िया बेटा। चेतन, अंशुल, शानदार। लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। चलो फोटो खींच लिया सबने? ओके, सो यहां पे आज अच्छा 2 रजिस्टर बनाए हैं सबने टू कंक्लूड, एक कंटेंट रजिस्टर, एक क्वेश्चनर रजिस्टर। कंपलसरी बनाना नियरली कल से, नहीं तो एक्सम परसों से हमारा आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कल से हम कंटेंट के ऊपर, जब कल तो आएगा नहीं होगा, कल तो यही लिखने का काम है, परसों से नियरली अपना शुरू हो जाएगा, डेफिनेशन पढ़ा दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर शुरू, ठीक है? चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं गाइस। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर।